हम लोग आज पैथोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे जो कि एफएमजी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? 55 ईयर ओल्ड मैन अंडरवेंट एक ऑपरेशन गए हैं, सर्जिकल ऑपरेशन। उसके बाद सर्जरी के बाद एक सीवियर इचिंग एंड बर्निंग हो रहा है जहाँ पे ऑपरेटेड साइट था। ठीक है, विच इज़ लिमिटेड टू द वुंड बाउंड्री। देखिए ये कीवर्ड हो जाता है, अगर आप यहाँ से पकड़ पाएँ तो पकड़ पाएँ। ठीक है, लिमिटेड टू द वुंड बाउंड्री कौन होता है? दो ही आंसर दिमाग में चलना चाहिए, हाइपरट्रोपिक स्कार या केलॉइड। केलॉइड जो है जहाँ पे इंसिजन साइट होता है उससे ज़्यादा फैल जाता है, लेकिन हाइपरट्रोपिक स्कार उसी पे रहते हैं, ज़्यादा नहीं फैलते हैं, विच इज़ लिमिटेड। आंसर हो गया कौन? हाइपरट्रोपिक स्कार। ठीक है, अक्सर हाइपरट्रोपिक स्कार और केलॉइड में अंतर पूछे जाते हैं। ठीक है, इचिंग हाइपरट्रोपिक स्कार पे इचिंग नॉच प्रेजेंट और होता भी है तो माइल्ड होता है। केलॉइड में बहुत ज़्यादा सीवियर इचिंग होगा। यहाँ पे देखिए क्या चीज़ का हिस्ट्री था सीवियर इचिंग एंड बर्निंग ऑन द ऑपरेटेड साइट। हो सकता है कि आप इसे कंफ्यूज कर गए हो कि सीवियर हो रहा है तो केलॉइड होगा। नहीं, केलॉइड नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है आगे देखेंगे कि नेवर क्रॉसेस बाउंड्री ऑन ओरिजिनल इंसिजन, ये इसी को बोलते हैं लिमिटेड। ठीक है, तो ये वाला बात जो है ज़्यादा जो है हाइपरट्रोपिक स्कार की तरफ कर रही है। सीवियर इचिंग एंड वर्सनिंग आफ्टर 1 ईयर होते हैं, 1 साल के बाद होना चालू होता है। एक्सटेंड नॉर्मल टिश्यू से आगे बढ़ जाता है, क्लॉ लाइक लीजन बन जाते हैं। ठीक है, अकर्स एट ओरिजिनल साइट ऑफ इंसिजन एंड एज मिनिमल वेस्कुलैरिटी होते हैं ना। ठीक है, ये वैक्सीनेशन साइट्स पे बनते हैं केलॉइड, है ना, इंजेक्शन साइट पे बनते हैं, ठीक ना, इंसिजन साइट्स पे बनते हैं और पियर्सिंग साइट्स पे बनते हैं। यानी कि आएगा कि एक लड़की थी जिसको कि ईयर पियर्सिंग हुआ, उसके बाद कौन सा होगा। ठीक है, अकर्स ड्यू टू हाइपरट्रोफी और द मैच्योर फाइब्रोब्लास्ट विथ मिनिमल ब्लड वेसल्स। पहले ही बात किया गया है कि मिनिमम वेस्कुलैरिटी होगा तो हाइपरट्रोफी ऑफ मैच्योर फाइब्रोब्लास्ट हो गया, और ये क्या कैसे होता है? इमेच्योर फाइब्रोब्लास्ट से। तो दो आंसर हो गए। एक ये पूछा जाएगा मैच्योर फाइब्रोब्लास्ट से कौन, इमेच्योर फाइब्रोब्लास्ट से कौन। इमेच्योर फाइब्रोब्लास्ट इधर, इसीलिए तो इधर उधर भागा जा रहा है। विथ इमेच्योर ब्लड वेसल्स एंड एग्जिबिटिंग हाई टेंडेंसी टू रिकर एंड कोलाजन बंडल्स आर एब्सेंट। याद रखिए इसमें कोलाजन बंडल क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इतना क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो लिमिटेशन पूछे जाएंगे। ठीक है, और कभी कभी पूछा जाता है कि इंजेक्शन के बाद कौन होगा, पियर्सिंग के बाद कौन होगा, ये बताओ। ठीक है, मैच्योर इमेच्योर वाला भी क्लियर हो गया अपना, तो इतना पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, एक 55 ईयर ओल्ड मेल, फीवर, वेट लॉस, फटीग, पैलर, सभी आपको एक कैंसर की तरफ इशारा कर रहा है, हो सकता है। ठीक है, कैंसर ही ऑप्शन में। ठीक है, सीबीसी पे आपको हीमोग्लोबिन 9 दिख रहा है, टीएलसी बढ़ा हुआ है, प्लेटलेट काउंट भी बढ़ा हुआ है ऑलमोस्ट थोड़ा सा, लेकिन माइलोब्लास्ट जो देख रहे हैं, माइलॉइड ब्लास्ट जो होते हैं 11% से कम है। बेजोफिल्स जो होते हैं वो कितने हैं? 4% है। अगर इसका डायग्नोसिस बताया जाए तो क्या होगा, आप एक बार सोच लें। ठीक है, बहुत दिनों से है कि नहीं? माइलॉइड ब्लास्ट में कुछ ऐसा है, CML, सिंपल, इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना था। इंक्रीज टीएलसी काउंट विथ वैसोफिलिया इज ए साइन ऑफ CML। वैसोफिल हमारा देखिए कितना था, वैसोफिल हमारा कितना है? 4% है। वो वैसोफिल अनुमान बोलते हैं कि 0 से 1% होते हैं। ठीक है, वैसोफिल्स नॉर्मली कितने होते हैं? 0 से 1%। ठीक है ना, ये 4% है। ठीक है, यानी कि माइलॉइड सेल्स में जो है अपने को बढ़ा हुआ मिल रहा है। CML ऑल्सो माइलॉइड ब्लास्ट लेस देन 20% विच गोस अगेंस्ट AML। AML में क्या होता है? देखिए यहाँ माइलॉइड जो है ब्लास्ट 11% ही है। ठीक है, तो कभी भी AML तो नहीं हो सकता, एक्यूट नहीं हो सकता है कि नहीं, तो AML ऑप्शन में भी नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास, ईजी हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? यस, इसमें क्या दिया हुआ है कि 25 ईयर ओल्ड मेल डायग्नोस्ड विद टेस्टिकुलर ट्यूमर, टेस्टिकुलर ट्यूमर है। ओके, और उसके बाद हम लोग को हिस्टोपैथ में क्या दिख रहा है कि OCT4 पॉजिटिव है। OCT4 पॉजिटिव सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक कर गया कि ये सेमिनोमा का केस है कि नहीं? क्लियर, सेमिनोमा में बहुत सारे ट्यूमर मार्कर होते हैं, एक बार आप देख लें। ट्यूमर मार्कर सेमिनोमा का क्या क्या होता है? BPL से हम लोग याद करते हैं, ठीक ना, BPL से क्या होगा? बीटा क्या होता है? बीटा SCG हो जाएगा। ठीक है, P से क्या होगा? प्लैप हो जाएगा। L से क्या होगा? LDH हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ट्यूमर मार्कर होते हैं। ट्यूमर मार्कर क्या क्या हो गया? BPL में रहने वाले लोगों को ऐसा समझें कि होता है सेमिनोमा, ऐसे याद करेंगे। दूसरा क्या? मॉलिक्यूलर मार्कर क्या क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर मार्कर होते हैं OCT3, 4, ठीक ना, नैनोग और किट, 3 होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं? OCT3 और 4,
ठीक है, नैनोग और किट होते हैं। ठीक है, याद करें इसको, मैं पूछूंगा। ये या तो हो गया कुछ सेमिनोमा वाला, सेमिनोमा के जो ट्यूमर मार्कर होते हैं, और ये क्या है, मॉलिक्यूलर मार्कर, मॉलिक्यूलर मार्कर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि मेरा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है, ठीक है, कि इसमें कौन सा होगा। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ था, OCT3 पॉजिटिव दिया हुआ था, तो ये तो सिंपल हो गया, ये मॉलिक्यूलर मार्कर दिया अपने को सेमिनोमा का। क्लियर केस हो गया। आगे चलते हैं, जीन म्यूटेशन हेमोक्रोमेटोसिस, ये बहुत ईजी है, यहीं से बता रहा है, हेमोक्रोमेटोसिस है कि नहीं, HFE जीन होते हैं। क्लियर हो गया, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं, दो चार और देख लेते हैं जल्दी से। जीन म्यूटेशन HFE के कारण क्या होता है, हेमोक्रोमेटोसिस एडल्ट टाइप होता है जी। ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछे जुवेनाइल टाइप है कि नहीं, तो जुवेनाइल टाइप में सिर्फ जे आ जाएगा, HJ भी हो जाएगा। ठीक है, HJ भी इज अ जुवेनाइल टाइप वाले में होता है, लेकिन एडल्ट टाइप वाले में क्या होता है, ई होता है, HFE होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होता है, चौथा सरपीना, सरपीना जो होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा इन 5 से हमारा स्पॉटर देकर के इमेज बेस्ड क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ATP7B, 7B विल्सन्स डिजीज के लिए होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया, आगे हम लोग बात करेंगे इसमें। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा चीज़ है। HJV किसके लिए होता है, JV बताइए, जुवेनाइल टाइप ऑफ हेमोक्रोमेटोसिस। सरपीना किसके लिए होता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ATP7B किसके कारण होता है, विल्सन्स के कारण। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। 30 ईयर की एक ओल्ड फीमेल आई है, पहली बार, प्रेजेंट विद हिस्ट्री से क्रोनिक लीवर डिजीज लेके आई है। अच्छा, फीमेल में, ठीक है, लीवर बायोप्सी दिखा रहा है कि हेपेटोसाइट्स विद ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होता है, तो इसका क्लियर हो गया कि ये क्या है, हेपेटाइटिस बी है। ठीक है, हिस्टोलॉजिकल लैंडमार्क ये होते हैं ना, कौन से, ये वाले ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है कि नहीं, यहीं से हम लोग पकड़ लिए ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, तो बहुत क्लियर क्वेश्चन था। हिस्टोलॉजिकल हॉलमार्क ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन का क्या होता है, सरफेस एंटीजन को रखना और पॉलीफेरेट इंडोथेलियम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ यहीं से पकड़ लेना है, कहाँ से, बस फीमेल है, क्रॉनिक लीवर फेलियर में जा रही है बेचारी, डिजीज हो गया, लीवर बायोप्सी पे आपको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिल रहा है, हेपेटाइटिस बी है कि नहीं। चले आगे। ठीक है, एक कपल है जो ट्राई कर रहा है बच्चों के लिए, ठीक है, पास्ट 2 ईयर्स, यानी कि इनफर्टिलिटी का केस हो रहा है, लग रहा है। आफ्टर मल्टीपल अनसक्सेसफुल ट्रायल रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन भी हुआ, लेकिन फीमेल तो नॉर्मल थी। अच्छा, तो मेल में प्रॉब्लम है, बेसिकली मेल प्रॉब्लम है, मेल को गायनेकोमास्टिया है, स्मॉल टेस्टिस है, पूरा जा रहा होगा दिमाग कहाँ, स्कैंटी प्यूबिक हेयर, एक ही बनता है क्या, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, कीवर्ड गायनेकोमास्टिया आपको पकड़ना है कि नहीं, और इसमें फिर फीचर ऑफ हाइपोगोनाडिज्म का दे देगा, स्मॉल टेस्टिस, स्कैंटी प्यूबिक हेयर है कि नहीं, और ये सब मेल पेशेंट में शोइंग एंटी सोशल बिहेवियर वगैरह है कि नहीं ये सब, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन आने वाला है, इस पर क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में बहुत क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन ए प्रेजेंट विद इडियोपैथिक हाइपरकैल्सेमिया। ठीक है, विलियमसन सिंड्रोम कैसे प्रेजेंट करता है, इडियोपैथिक हाइपरकैल्सेमिया के साथ। ठीक है, एंड सुप्रावेल्वुलर एरोटिक स्टेनोसिस। ठीक है, आप याद करें, ये चीज़ को जोड़ के देखें एक बार। ठीक है, कि विलियम्स में क्या रहेगा, इडियोपैथिक हाइपरकैल्सेमिया हो जाएगा। ठीक है ना, और सुप्रावेल्वुलर एरोटिक स्टेनोसिस, ये अपने को देखो मिलेगा। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, आपको वेब नेक वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा, है ना। एंड ऑप्शन बी लुक लाइक टर्नर सिंड्रोम, नूनैन सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम, एंड हैज पल्मोनेरिक स्टेनोसिस। ठीक है, क्लिनफेल्टर अपना आंसर है। ऑप्शन डी क्या होता है, टॉल पर्सन विथ, जिसमें कि डाउन सिंड्रोम वाली बात कर रही है ना, आर्म स्पैन हाइट और एरोटिक डिसेक्शन वगैरह है ना, ड्यूडनल एड्रेसिया, ये सब आपको आएगा डाउन सिंड्रोम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, अपने को सिर्फ ये यहाँ से एक्स्ट्रा सीखना है कि विलियमसन सिंड्रोम में क्या होता है, इडियोपैथिक हाइपरकैल्सेमिया के साथ सुप्रावेल्वुलर एरोटिक स्टेनोसिस लेके आएगा। नूनैन सिंड्रोम में अगर आप पढ़िएगा जाके पीडियाट्रिक्स में तो और क्लियर होगा। ठीक है, ऑल आर ट्रू अबाउट आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस एक्सेप्ट, आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस में रेट्रोग्रेड ग्रोथ होता है क्या, यस होता है कि नहीं। लाइन ऑफ जेन बनते हैं क्या, बनते हैं। ठीक ना, एसोसिएटेड विद इंडोथेलियल इंजरी, हाँ सही बात है। कंप्लीट ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, कंप्लीट नहीं होते हैं, ठीक ना, इनकम्प्लीट होते हैं।
ठीक है, इसके अंतर देख लेते हैं दोनों में क्या क्या होता है। आर्टीरियल और वेनस थ्रोम्बस में, आर्टेरियल थ्रोम्बस में क्या होता है, ये जो होते हैं एसोसिएटेड विद एक्टिव ब्लड लॉस, एक्टिव ब्लड फ्लो लीडिंग टू द एंडोथेलियल इंजरी, यानी कि बीपी वगैरह बढ़ना, हाइपर टेंशन वगैरह जो होते हैं आर्टेरियल थ्रोम्बस के एग्जाम्पल हो सकते हैं। वेनस में क्या होता है, स्टेसिस ऑफ ब्लड, यानी कि डीबीटी हो जाना, है कि नहीं, नीचे जितना भी अपना क्या होता है वेरिकोज वेन वगैरह में, है कि नहीं, ओसीपीज में लेने वाली औरतों में ये सब वेनस थ्रोम्बोसिस, क्योंकि स्टेसिस ऑफ ब्लड हो जाता है, या प्रेगनेंसी वगैरह में ये सब चीज़ होगा। आर्टेरियल वाला जो रहता है पीछे की तरफ रेट्रोग्रेड मैनर में जाता है, ठीक है ना, वेनस वाला आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। ऐसे समझे कि ये कैपिलरी और इससे आर्टरी है, तो आर्टरी यहाँ अगर ब्लॉकिंग होगा तो पीछे की तरफ बढ़ेगा, यहाँ पे अगर ब्लॉक होगा तो इधर की ओर बढ़ेगा। सिंपल लाइन ऑफ जेन होते हैं, ठीक ना। लाइन ऑफ जेन कैसे होता है, अल्टरनेटिंग पेल लेयर्स ऑफ द प्लेटलेट्स मिक्स विद द फिब्रिन एंड डार्कर लेयर कंटेन मोर सेल्स होते हैं। लाइन ऑफ जेन नहीं बनता है यहाँ पे, इसमें इनकम्प्लीट ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्शन जो कि मेरा कीवर्ड है, ठीक है, और इसमें कंप्लीट वेसल्स ऑक्लूजन होते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया जी, आगे चलते हैं। ये देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, समझ में आ रहा है क्या है ये। अच्छा ये देखिए, ये तो कुछ दिख करके रोजेटे टाइप ऐसा फील हो रहा है ना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसमें किसमें देखने को मिलता है, रेटिनोब्लास्टोमा में देखने को मिलता है। ये क्या है, एक तरह का फ्लेक्सनर, इस बॉडी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लेक्सनर विंटर स्टीनर रोजेटे, ठीक है। आप ध्यान से देखिए कि इसमें एक स्मॉल सेल बने हुए थे हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियस सराउंडिंग बाय क्लियर ल्यूमेन के साथ। 3 तरह के ऐसे रोजेटे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से देखें। एक होता है फ्लेक्सनर विंस्टन जो अपना वाला है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्यूमर सेल तो होती हैं, ट्यूमर सेल के बार बार ल्यूमेन बन जाता है बीच में, ठीक है। और ल्यूमेन जब बन जाता है तो ल्यूमेन बनने के बाद सेल बॉर्डर्स, ल्यूमेन कैसे बना है, सेल के बॉर्डर से, ये सेल का ये बॉर्डर, ये सेल का ये बॉर्डर, ऐसे मिल मिल के ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। जिसमें कि क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस जो होते हैं, दीज आर नो बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसमें कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता, देयर विल बी नो बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अगला क्या आता है, होमर राइट रोजेटे। होमर राइट रोजेटे को याद करने का ट्रिक क्या है, PNM, पी से क्या होता है, बोलिए मेरे साथ, पेनियोब्लास्टोमा, पी से पेनियोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, एम से क्या होता है, मेडुलोब्लास्टोमा, ठीक है। हम लोग अभी कहाँ BPL पढ़े थे, बताइए। BPL जो रहते हैं क्या रहते हैं, सेमिनोमा के ट्यूमर मार्कर हैं। बी से बीसा एसएजी, पी से प्लैप, एल से क्या होता है, LDH, यस याद है आपको, बहुत सुंदर। चलिए ट्यूमर सेल देखते हैं, इसमें क्या होते हैं, पेल न्यूरोफिलिक डेंस, इसमें जो है फेल्ट वर्क बनता है, इंटरवोवेन जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं, नर्व सेल्स एंड न्यूरोग्लाइयल सेल वगैरह रहते हैं इसमें, ठीक है। इसमें देख रहे हैं कि इसमें इनके बॉन्डर जो है ल्यूमेन के बहुत अच्छे से कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और पेरीवैस्कुलर जो है सूरोरोरेटे कहाँ बनता है, ग्लायोब्लास्टोमा में बनता है, ठीक है। इसमें ट्यूमर सेल्स रहते हैं, इसमें क्या रहता है, न्यूरोपाइल जो रहते हैं प्रोजेक्टिंग टुवर्ड्स द सेंट्रल ब्लड वेसल, सेंटर में आपको एक ब्लड वेसल दिखेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल ब्लड वेसल्स दिखेंगे, ध्यान से सोचें, ठीक है। 3 तरह के बॉडी की बात हो गई। क्वेश्चन पूछता है जी, फ्लेक्सनर विंस्टर, होमर राइट रोजेटे, पेरीवैस्कुलर, सूडोरोजेटे, ये सब सिर्फ वर्ड ही रहेगा आपको। क्लियर हो गया। मेरा वाला क्या था, मेरा वाला देखिए, अगर इसको जूम करके बहुत अच्छे से देखें तो आपको दिखेगा एक सेल है, इसका बॉर्डर है, ऐसे ऐसे करके ये बना रहा है, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, यस, फ्लेक्सनर विंस्टन रोजेटे हो गया, जो कि आरबी में मिलता है, रेटिनोब्लास्टोमा में मिलता है, ठीक है। चले आगे, ठीक है, आगे हम लोग चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन इजी होगा, ध्यान देखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या, 60 ईयर का मेल प्रेजेंट विद लोअर बैक एक, लोअर बैक एक सुनते हैं 2-3 मेरे दिमाग में, यस, मल्टीपल माइलोमा भी चल रहा है, कार्सिनोमा प्रोस्टेट भी चल रहा है, पीछे से चलता है वो, ठीक ना, बैट्सन प्लेक्सिस से बढ़ता है, सबको पता है, ठीक है। एक्सरे जो होता है एलएस स्पाइन का करिएगा तो ओस्टियोब्लास्टिक चेंजेस, जब ओस्टियोब्लास्टिक चेंजेस आ गया तो मल्टीपल माइलोमा नहीं हो सकते, कि उसमें तो लाइटिक चेंजेस होते हैं भैया, है कि नहीं। और ये सांप मेरा कहाँ जा रहा है, कार्सिनोमा प्रोस्टेट की तरफ जा रहा है, एज सिंपल एज दैट। कार्सिनोमा प्रोस्टेट जो होता है, प्रेजेंस ऑफ ओस्टियोब्लास्टिक चेंजेस इन द एलएस स्पाइन आयल होते हैं, इंडिकेटिंग मेटास्टेसिस फ्रॉम द कार्सिनोमा प्रोस्टेट हो गया। ऑप्शन ए जो होते हैं, यानी कि मल्टीपल माइलोमा में लाइटिक लीजन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी जो होता है, क्या होता है, पॉट वाला था, पॉट स्पाइन। पॉट स्पाइन में क्या होता है, फोकल रिडक्शन इन जॉइंट स्पेसेस हो जाते हैं एंड गिब्बस। याद रखें, टीबी के लिए जो वर्ड है, पॉट स्पाइन के लिए जो वर्ड है वो गिब्बस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कीवर्ड है। ऑप्शन डी क्या होता है, ऑप्शन डी का मतलब क्या हो गया, रेनल सेल कार्सिनोमा। देखिए ये आप समझिए, ये लाइटिक लीजन थे, ये लाइटिक लीजन थे, एक ही ये ब्लास्टिक लीजन है, और ये तो फोकल
फोकल रिडक्शन इन द वो हो गया, और इसके लिए वर्ड है गिब्बस। इतना देखें तभी क्वेश्चन हमारे। आगे चलते हैं, इजी। 10th नंबर क्वेश्चन क्या है? 10th नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। एक बच्चा था, इमरजेंसी में लाया गया क्योंकि उसे एलर्जी हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, पोलन इनहेलेशन अभी चल ही रहा है, मार्च अप्रैल का महीना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इंपॉर्टेंट पैथोजेनेसिस इन दिस कंडीशन? किसमें? एलर्जी में। एलर्जी में क्या होता है इतना तो आपको पता है कि एनके सेल नहीं होते, न्यूट्रोफिल्स नहीं होते हैं, ठीक ना। हेल्पर टी सेल या इसी में से कोई होगा, ठीक है। कभी भी साइटो टॉक्सिक नहीं होते हैं। ये T4 हाइपर सेंसिटिविटी नहीं ना है, ये टाइप 4 वाले। इसमें साइटोटॉक्सिक कहना गलत होगा। साइटोटॉक्सिक भी कहना, देखिए ACAID होता है, अगर आप याद करें। साइटोटॉक्सिसिटी यहाँ आता है, यानी कैंसर इसका क्या हो गया? हेल्पर टी सेल होते हैं। हेल्पर टी सेल कैसे काम करता है अगर उसको आपको देखना है तो यहाँ देखें। पेशेंट जो होते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डेवलप कर रहा है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, एंटीजेन जो होते हैं एक्टिवेट करेगा T4 सेल्स को, इसको साइटोकाइंस निकालने के लिए मजबूर करेगा। सिस्टेमिक रिस्पॉन्स जैसे कि वीजिंग, स्नीजिंग, कफ और आगे सब इचिंग वगैरह भी, ब्रोंकोस्पाज्म, ये सब करता है, ठीक है। जैसे ही एंटीजन आया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ, ठीक ना, ये क्या किया, नाइब जो CD4 सेल्स हैं बैठे हुए थे बेचारे छोटे नन्हे वाले अनएक्सपोज, वो टी सेल को एक्सपोज किया, वो जाके पापा पापा बुला लिया, साइटोकाइंस को रिलीज किया। और साइटोकाइंस में क्या क्या होते हैं, टी हेल्पर 1 ये कन्वर्ट कर जाते हैं इसको, मतलब नाइव को कन्वर्ट कर देता है अलग अलग मैच्योर बच्चों में। TH1 TH2 एक साथ, 1 2 एक साथ, ऐसे याद करें, 1 2 एक साथ, 1 2 एक साथ हो रहा है तो एक क्या निकालेगा, ठीक है, इंटरफेरोन गामा निकालता। 2 क्या निकलता है, इंटरल्यूकिन 4 5 13 4 5 13, ऐसे गागा की याद करें। 17 में क्या होगा, 17 और 22, ठीक है। मैं पूछूंगा, ठीक है, क्या क्या निकालता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 1 में, क्या निकालता है जी। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 1 में हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि जो नाइव टी सेल होते हैं वो साइटोकाइंस के थ्रू कन्वर्ट कर जाते हैं क्या, स्पेसिफिक हेल्पर टी सेल्स में, ठीक है। याद रखिए, H से हेल्पर होते हैं जी, हेल्पर टी सेल होते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं, 1 से इंटरफेरोन गामा, 2 से 4 5 13, 17 से 17 22, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऑल आई अपेरेंसी तो बोलने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। यूरिक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, यस। पोस्ट किडनी, देखिए 2 चीज़ है, पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट में सबसे पहले साइटोमेगालोवायरस, ऑल आई अपेरेंस में साइटोमेगालोवायरस, दोनों तरफ से यही आ रहा है आंसर, ठीक है। साइटोमेगालोवायरस जो होते हैं ऑल आई अपेरेंस के साथ आते हैं इन्फेक्टेड किडनी में, ट्यूबुलर सेल्स में, ड्यू टू CMB एंड लीड टू ग्राफ्ट फेलियर कहलाता है। सबको पता है, प्रोमिनेंट इंट्रान्यूक्लियर बैसोफिलिक इंक्लूजन स्पैनिंग 1/2 ऑफ ए न्यूक्लियर डायमीटर आर यूजुअली सेट ऑफ फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाय ए क्लियर हैलो, ठीक है। क्लियर हैलो भी रहता है उसमें, ठीक है। इंट्रान्यूक्लियर बैसोफिलिक इंक्लूजन ट्यूबुलर सेल्स में, CMB में, ओवल ऑल आई अपेरेंस। ज़्यादा कुछ नहीं बात करना है, ठीक है, इतना ही बोलेंगे। आगे 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक पेशेंट था डायग्नोज विद द कंडीशन DNA रिपेयर जीन, अच्छा DNA जीन डिफेक्ट हो रहा है, ठीक है, ओके जी। क्या हो सकता है भैया, आगे चलते हैं। कोई स्किन डिजीज के साथ, ही इज हैविंग मॉटल्ड हाइपर पिगमेंटेशन ऑन द स्किन है, ठीक है। हाई रिस्क डेवलपिंग स्किन कैंसर के लिए है, फिजिशियन है जैसा उन्हें बताया। इनमें से बताइए किस एंजाइम की कमी है इस पेशेंट में, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये बीमारी आपको डायग्नोसिस पता चला कि नहीं, ये बीमारी होगा ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसा हो गया जी, सबको पता है, ठीक ना। ये क्रोमोसोम कितने नंबर पे रहता है, क्रोमोसोम नंबर 9 पे रहता है ना, 22 पे रहता है, 9q22 पे रहते हैं, यस, ठीक है। इसमें क्या होता है आप देखेंगे, इसका जो बेसिकली ये ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न से जाता है, ठीक है ना। इसमें हेलिकेज की कमी रहती है ना, हेलिकेज की कमी नहीं रहती। हेलिकेज वगैरह तो फिर आप वर्नर सिंड्रोम की तरफ जा रहे हैं, ठीक ना। वर्नर सिंड्रोम में होता है हेलिकेज की कमी, तो ये ऑप्शन तो अपने पास नहीं ना हुआ। DNA रिपेयर जीन के डिफेक्ट हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर जीन की डिफेक्ट है, यही कमी, यही आंसर होगा इसका, ठीक है। B आंसर हो गया। मॉटल्ड वाले जो होते हैं डेवलपमेंट ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसा का है, जो कि न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर जीन की कमी है। डायग्नोसिस क्या होता है, ज़ेरोडर्मा पिगमेंटा ऑटोसोमल रिसेसिव से जाता है। जीन इसमें क्या होता है, XPA जीन, जो कि 9q22 पे होते हैं। द पेशेंट डेवलप क्या चीज़ का रिस्क रहता है, अगर कोई पूछे कि डॉक्टर ने किस स्किन रिस्क को बताया, तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और क्या बताएगा, मेलानोमा के रिस्क को बताएगा कि तुम्हारे मेलानोमा भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पहला हेलिकेज की कमी के कारण क्या होता है, प्रीमेच्योर ओजिंग वर्नर सिंड्रोम, हाँ, पा वाला आप मूवी देखे होंगे। ऑप्शन C क्या होता है, रिलेटेड टू एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया, ये तो नाम ही में है, एटेलेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया,
है कि नहीं। और तीसरा डी ऑप्शन क्या हो जाता है, कोलोन कैंसर के लिए, ठीक है। MSH1 और 2 क्या है, कोलोन कैंसर, या लिख लें ATP एटेलेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर क्या होता है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। हेलिकेज क्या होता है, वर्नर सिंड्रोम, मैं पूछूंगा। इतना क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चाइल्ड है, थाइमिक हाइपोप्लेजिया, दिमाग में चलने लगा, डिक्रीज इम्यूनिटी, हाइपोकैल्सेमिया। अब इससे ज़्यादा बताएंगे तो फिर आंसर नहीं हो जाएगा, मैं कैच हो जाऊंगा। कैच 22 है कि नहीं, सबको पता है। आंसर क्या होगा, डाइजोर सिंड्रोम भैया। सी से क्या होता है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स कुछ कुछ होते हैं ना, ठीक है। ए से क्या होता है, एबनॉर्मल फेसिस देखने को मिलता है। टी से क्या होता है, थाइमिक हाइपोप्लेजिया देखने को मिलता है। सी से क्या होता है, क्लेफ्ट लिप और पैलेट देखने को मिलता है, इजी जा रहा है ना। एच से क्या होता है, यही तो अपना को हाइपोकैल्सेमिया, कैल्शियम और अपने को क्रोमोसोम नंबर 22 पे रहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कैच 22 हो गया। डाइजोर सिंड्रोम इजी क्वेश्चन था, ठीक है। डाइजोर सिंड्रोम में क्या क्या आता है, क्या सी से कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होगा, ए से एबनॉर्मल फेसेस होगा, टी से थाइमिक हाइपोप्लेजिया, सी से ये सब बताया हुआ क्रोमोसोम नंबर 22 पे रहता है। TBX1 पेशेंट को हो जाएंगे, ठीक है। हाइपोकैल्सेमिया से क्या होगा, पैराथायरॉइड ग्लैंड का भी हाइपोप्लेजिया हो रहा है, ये पता चल रहा है ना हम लोग को हाइपोकैल्सेमिया के कारण, है कि नहीं। इसमें एनाटॉमी रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछते हैं कि इस पाउच में दिक्कत है, बताओ। इसको थोड़ा देख लेंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड एंड द थाइमिक हाइपोप्लेजिया इंडिकेट डाइजोर सिंड्रोम। इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना था, इट इज ए डिफेक्ट फारेंजियल पाउच सिस्टम का, मैंने पहले ही बताया। ये हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम डिलीजन जब होते हैं 22q12 पे तभी होगा, ठीक है। हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम डिलीजन के कारण होते हैं, ठीक है। कोर ट्रंकल साथ साथ कार्डियक एबनॉर्मलिटी देखने को मिलता है। क्या, अगर तुमको पूछे कि कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट कौन सा, तो क्या बताओगे, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो बताओगे, ठीक है। SCID जो होता है कैसे होता है, सबको पता, लोग 12th से पढ़ते आ रहे हैं। ADA एंजाइम की कमी के कारण होते हैं, है कि नहीं, जो कि डिफेक्टिव टी सेल फंक्शन होंगे, यानी कि इम्यून सिस्टम में दिक्कत होगा जी, ठीक है। आगे चलते हैं। ब्रूटन्स ए गामा ग्लोबिनोमिया, जो कि एक्स लिंक ए गामा ग्लोबिनोमिया में आता है, उसमें आप देखेंगे कि बी सेल्स की कमी हो जाएगी। आगे हम लोग क्वेश्चन भी आएगा ये ब्रूटन्स आने वाला, ब्रूटन्स तो 2-3 बार पूछा हुआ है FMG में। कैरेक्टराइज बाय एब्सेंस ऑफ मैच्योर बी सेल्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है, याद रखें, आएगा, यही मैं पूछूंगा। इन टर्न्स इसके कारण सीवियर एंटीबॉडी डिफिशियंसी होती है और रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं ब्रूटॉन्स में, ठीक है। तो ब्रूटॉन्स में बी सेल की कमी, तो क्या हुआ, विस्कॉट एल्ड्रिश में आप पढ़ेंगे आगे। एक्जिमा के साथ क्या क्या आएगा, SCID में ADA एंजाइम की कमी सबको पता है, ठीक है। और डाइजोर्ज में तो आप देख ही लिए, इतना सारा हो गया। क्या, जिसमें कि TOF, यहाँ लिख ले TOF, ठीक है। कॉन्जेनाइटल जो हार्ट की डिजीजेज होती है उसमें TOF आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे तो इजी हो जाएगा। ये एकदम क्लिनिकल वेनेट में आता है क्वेश्चन जी। एक चाइल्ड आएगा जो कि रेस ऑफ लोअर लिम्ब पे लेके आएगा कि सर मुझे रैशेज हो गए, और उसको पेट में भी दर्द रहेगा, ज्वाइंट पेन में भी रहेंगे, ठीक है। यहीं से क्लियर सॉल्व हो गया। हेमेचूरिया भी देखने को मिलता है। डॉक्यूमेंटेड प्लेटलेट काउंट, देखो इसमें पूछता है कि क्या इसमें प्लेटलेट काउंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है कहीं नीट में या FMG में। प्लेटलेट काउंट इसमें नहीं घटते हैं दोस्त। क्या होता है इसका, हेनॉक शॉलिंग परप्यूरा, ठीक है। इसमें क्या होता है, एच से हेनॉक शॉलिंग परप्यूरा में क्या होता है, एच से हेमाचूरिया, हेनॉक शॉलिंग परप्यूरा जब लिखते हैं तो एच से हेमाचूरिया लिख दें, ठीक है। एस से क्या लिख दें, स्किन रैश लिख दें, बटक पे, पैरों पे ऐसे। और पी से पे क्या होता है, पैल्पेबरल परप्यूरा, ठीक ना। और ए से क्या होता है, अर्थराइटिस या एब्डोमिनल, या जिसको कि ज्वाइंट पेन भी बोलते हैं। अर्थराइटिस ज्वाइंट पेन के साथ आएगा और एब्डोमिनल पेन लेकर के आएगा, ठीक है। यहीं से अपने को पकड़ने लेना है, हेनॉक शॉलिंग परप्यूरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर क्या हो गया, HSP हो गया। चलिए आगे, ठीक है। इसमें देखते हैं मैक्रोसाइटिक अनीमिया, मैक्रोसाइटिक अनीमिया वाला तक, मैक्रोसाइटिक अनीमिया है। अच्छा, मैक्रोसाइटिक अनीमिया का क्या हम लोग पढ़ते हैं जी। मैक्रोसाइटिक में 2 तरह के होते हैं, मेगालोब्लास्टिक और नॉन मेगालोब्लास्टिक, है कि नहीं। मैक्रोसाइटिक, नॉन मेगालोब्लास्टिक, और मेगालोब्लास्टिक में क्या हम लोग कैसे निमोनिक था, LDH था ना। L से क्या होता है, लीवर डिजीज, L से क्या होता है, लीवर डिजीज, D से दारू होता है जिसमें कि अल्कोहल, ठीक है, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म, 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 ठीक है। तो माइक्रोसाइटिक अनीमिया किसके लिए क्या होता है, LDH, सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया, ना ना ना, लीवर फेलियर, ना ना ना, एप्लास्टिक अनीमिया, नहीं नहीं नहीं, यही आंसर हो गया, लीवर फेलियर वाला, ठीक है।
इसमें इजी है। मैक्रोसाइटिक दो तरह के होते हैं, मेगालोब्लास्टिक जो कि फॉलिक एसिड को क्या बोलते हैं जी, कौन सा, फॉलिक एसिड को हम लोग B9 बोलते हैं, ठीक है, याद रखें। और B12 से समझ में आ रहा है क्या होता है, ठीक है। इसकी कमी हो गई, नॉन मेगालोब्लास्टिक रिमेम्बर कैसे कर सकते हैं, LDH, ठीक है ना, LDH जो मैंने बताया, ठीक है। ये क्या होते हैं, नॉन मेगालोब्लास्टिक, नॉन मेगालो के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन, ट्रू बताना है अपने को, सभी इसमें से सब सही हैं, सिर्फ एक गलत है। क्या गलत है भैया, एंजियो न्यूरोटिक इडीमा। अगर आपने थोड़ा सा माइक्रो पढ़ा होगा, थोड़ा सा फार्मा का भी नॉलेज यहाँ पे लेना है, तो सब मिलके ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्या ये काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, बात तो सही है ना। इसमें क्या होते हैं आपको पता होगा, C1 इनहिबिटर जो प्रोटीन होते हैं उसकी कमी होती है कि नहीं, C1 इनहिबिटर प्रोटीन की कमी होती है। हाँ, फीमेल्स में आपको जब भी क्वेश्चन दिखाया जाएगा तो एक लेडी दिखाई जाएंगी, औरत दिखाई जाएंगी जिनका होंठ फुला हुआ रहेगा, याद होगा आपको, एंजियोइडीमा के केस में, है ना, होंठ फुला हुआ एक औरत दिखाई जाती है ना, ऐसे करके मुंह निकला हुआ रहता है, ठीक है, मोर कॉमन फीमेल्स, उससे पकड़ सकते हैं। क्या ये पिटिंग एडिमा होता है, इसको प्रेस करने पे ये पिटिंग बनता है क्या, नहीं, ये गलत है जी, ये तो आंसर है, नहीं, पिटिंग कभी नहीं होता, इसके होंठ को दबाइएगा तो ये दबेगा नहीं, ठीक है, नहीं दबता है, ठीक है। ये ऑटोजोमल डोमिनेंट होते हैं, क्या आंसर है, यस, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट रूप में आते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। एंजियोन्यूरोटिक इडीमा जो होते हैं वो ऑटोजोमल डोमिनेंट रूप में करेंगे, ठीक है, इसको हेरिडिटरी एंजियो इडीमा ही बोलते हैं, ठीक है। एंजियोन्यूरोटिक इडीमा जो होते हैं लोकलाइज्ड होते हैं, नॉन पिटिंग इडीमा होते हैं। देखिए क्वेश्चन यहीं पे फंस गया, पहली लाइन में ही क्लियर कर दिया। इसमें डीपर लेयर ऑफ द स्किन और सबकट टिश्यू आते हैं, ये एक ऑटोजोमल डोमिनेंट है। दूसरा चीज़ हो गया, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ C1 प्रोटीन के होते हैं, ये तीसरा हो गया, ठीक है। एन एसोसिएटिव एलिवेटेड लेवल ऑफ, यस, यही तो दिक्कत है। हम लोग जब याद होगा आपको कि एस इनहिबिटर यूज़ करते हैं, ठीक ना, तो ब्रैडीकाइनिन का भी मेटाबॉलिज्म रुक जाता है, उसके लेवल बढ़ जाते हैं, उसके कारण वैसोडाइलेशन होता है। ये मोर कॉमन इन फीमेल्स, ये भी कीवर्ड है। डायग्नोसिस ऑफ हेरिडिटरी एंजियोइडीमा सजेस्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लैक ऑफ प्रोराइटिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, लैक ऑफ प्रोराइटिस, इचिंग नहीं होगा, और इसमें क्या होता है, अर्टिकेरियल लीजन्स वगैरह, प्रोमिनेंस ऑफ रिकरेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अटैक ऑफ कोलिक, है ना, पेट में दर्द है, और बताएंगे क्या कि लेरेंजियल इडीमा हो रहा है। लेरेंजियल इडीमा यही तो घातक हो जाएगा, यही काउज ऑफ डेथ भी बन सकता है। द लेवल ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन C1 देखेंगे तो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। अगर कोई पूछा जाए कि C1 का लेवल क्या रहता है, नॉर्मल रहता है, लेकिन C2 और C4 का जो लेवल रहता है वो घटा हुआ रहता है, ठीक है। तो C1 बराबर नॉर्मल, लेकिन C2 और C4 जो रहते हैं घटे हुए रहते हैं। इसमें डानाजोल जो रहता है हम लोग देते हैं ट्रीटमेंट के रूप में, डानाजोल जो देते हैं हेरिडिटरी एंजियोइडीमा में देते हैं। इतना चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। 5 बातें ध्यान से देखेंगे और बोलिए मेरे साथ साथ, एंजियो न्यूरोटिक इडीमा जो होते हैं उसके लिए क्या सही है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की कमी होती है, यस। C1 इनहिबिटर की कमी होती है, मैंने अभी जस्ट बताया, कोई दिक्कत नहीं है। मोर कॉमन फीमेल, यस, याद करें, होंठ फुली हुई औरत, ठीक है। इट मैनिफेस्ट एज पिटिंग इडीमा, नहीं, इसके होंठ को दबाएंगे तो दबेगा नहीं। ऑटोजोमल डोमिनेंट, यस, सही है। इसमें क्या क्या है, कीवर्ड लोकलाइज, नॉन पिटिंग इडीमा, एक बात ऑटोजोमल डोमिनेंट, ठीक है। तीसरा बात क्या होता है, C1 इनहिबिटर प्रोटीन की कमी, ब्रैडीकाइनिन का लेवल ज़्यादा, फीमेल में ज़्यादा, लैक ऑफ प्रोराइटिस, अर्टिकेरियल लीजन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अटैक, कोलिक आएगा, लेरेंजियल एडिमा घातक हो सकता है। प्रोटीन C1 नॉर्मल होंगे, C2 C5 घटे हुए, C4 घटे हुए रहेंगे। डानाजोल इसमें हम लोग देते हैं ट्रीटमेंट में। खत्म कहानी हो गया, आगे चलते हैं। इजी क्वेश्चन, सब टाइप ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर जिसका बेस्ट प्रोग्नोसिस बता रहा है जी। बेस्ट प्रोग्नोसिस तो एक ही हमको पता है, ल्यूमिनल ए का होता है कि नहीं। ल्यूमिनल ए क्लियर हो गया। ल्यूमिनल ए की अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, सब टाइप के आधार पे बांटा गया है, ठीक है। ल्यूमिनल ए किसको बोलते हैं, ल्यूमिनल बी, ठीक है ना, HER2 पॉजिटिव और टोटल ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर क्या क्या होते हैं, ठीक है। पहले देखिए ल्यूमिनल ए, ल्यूमिनल बी में तो ER पॉजिटिव होगा दोनों में। PR क्या है, प्लस माइनस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और ल्यूमिनल ए में HER2 जो रहता है नेगेटिव ही रहता है, ठीक है। यानी कि प्लस, देखिए सबसे पहले ER दोनों में पॉजिटिव रहता है। PR का कोई औकात नहीं है, इसीलिए प्लस माइनस में रख दें, प्लस माइनस में रख दें, ठीक है। और HER2 जो रहते हैं वो नेगेटिव होते हैं, किसमें, ल्यूमिनल ए में, इसमें माइनस रहते हैं, या प्लस माइनस भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें प्लस माइनस के साथ आगे बढ़ेगा, ठीक है। इतना तो ल्यूमिनल ए ल्यूमिनल बी पे हो गया। HER2 पॉजिटिव अगर है तो ये सब तो नहीं रहा, सिर्फ HER2 पॉजिटिव रहा। ट्रिपल नेगेटिव में सब नेगेटिव रहा है, तो सिंपल है लिखना। अगर आप एक बार चार्ट बना लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे साथ ही बनाइए आप।
ठीक है, चलिए लिखिए जल्दी से। सबसे पहला जो है ल्यूमिनल ए के बारे में लिखूंगा, ल्यूमिनल बी के बारे में लिखूंगा, HER2 पॉजिटिव के बारे में लिखूंगा और ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर के बारे में लिखूंगा। सबसे पहले मैं 4 लाइन बनाऊंगा। सबसे पहले इस 4 लाइनों में मैं ER को लिखूंगा, PR को लिखूंगा और HER2 को लिखूंगा। ठीक है, अब आप बताएं चारों में क्या क्या मैं लिखूं। ए में ये पॉजिटिव होगा, बी में ये ल्यूमिनल दोनों ए बी में ER पॉजिटिव होता है, इसमें प्लस माइनस के साथ, इसमें प्लस माइनस के साथ रहता है। HER2 इसमें नेगेटिव रहता है, ए वाले में इसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है जी। HER2 वाले में बाकी सब नेगेटिव, लेकिन HER2 तो रहेगा ही रहेगा जी। ट्रिपल नेगेटिव में तीनों नेगेटिव रहेगा जी। हो गया, ऐसे लिख लिए तो इसको एक्टिव रिकॉल भी हो गया अपने को। ए जो रहता है बेस्ट प्रोग्नोसिस, पूछते हैं ये क्वेश्चन दोनों पूछा हुआ कि ए जो रहता है ल्यूमिनल ए का बेस्ट प्रोग्नोसिस टाइप डी यानी कि ट्रिपल नेगेटिव वर्स्ट प्रोग्नोसिस के साथ आता है। याद रखिए, अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है, आएगा भी ऐसा क्वेश्चन। अगर FMG में नहीं तो नीट में तो पक्का आएगा, सर्जरी के क्वेश्चन में पक्का आएगा। ठीक है, एक आई है मिडिल एज लेडी मेरे पास आई है, एब्डोमिनल पेन और डायरिया लेकर। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अच्छा, कुछ चल रहा है, ओके। ऑप्शन देख लेते क्या चल रहा है देखने के लिए। देखिए सबसे पहले अगर पहला लाइन पढ़े तो उसको चारों ये लाइन भी देख लें। सीलियक स्प्लेरोटॉपिकल, ठीक दिमाग में चल गया। हर उनके इंटेस्टाइनल बायोप्सी जब किए गए तो उसमें आपको विलियस एट्रोफी आपको दिख रहा है। अरे रे, यहाँ तो क्लियर हो गया। और सेरम जो है ये तो क्लियर हो गया। सेरम में अगर anti-TTG एंटीबॉडी दिख रहा है, इसका मतलब हो गया कि मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या हो गया इनका, सीलियक स्प्रू हो गया। ठीक है, इसमें विलियस जरूरत नहीं, एट्रोफीड कर जाते हैं। सबको पता है सीलियक स्प्रू जो बीमारी है वो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एंटी टिश्यू ट्रांस ग्लूटामिनेज एंटीबॉडी जो रहते हैं वो बन जाते हैं। और इसमें जो विलियस, देखिए विलियस ऐसे रहता है ना, तो इनका ट्रॉफी हो जाता है, विलियस ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, नॉन एब्जॉर्बेशन, एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है ना, विलियस एट्रोफी जिसमें कि सीलियक स्प्रू बोलते हैं। ठीक है, ये ग्लूटन और ग्लाइडीन जो रहते हैं कंपोनेंट सीरियल्स, जैसे कि बार्ली जो रहता है ना, ब्रो क्या बोलते हैं, BROW, ब्रो को ब्रो नहीं देना है। ठीक है ना, तो इसमें जो रहते हैं ये कंपोनेंट, इनके कारण बार्ली वगैरह में ग्लूटेन और ग्लाइडेन बहुत रहते हैं। ठीक है ना, ग्लूटेन सेंसिटिविटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं, तो उसके कारण ये पॉजिटिव दिक्कत होता है। बी से बार्ली, आर से राइस, आर से राइस नहीं है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसको इस पेशेंट को क्या पुलाव खिला सकते हैं? पुलाव राइस से बना होता है, खिला सकते हैं। ठीक ना, बी आर से राई है, राई ARYE, राइस नहीं है, याद रखें। ओट और वीट, हाँ ठीक है, ये सब नहीं देना है अपने को। ठीक है, पुलाव खिला सकते हैं। ऑप्शन बी में क्या बता रहा था, ट्रॉपिकल स्प्रू क्या होता है, रिकरेंट ग्राम नेगेटिव के कारण इन्फेक्शन होता है, सबको पता है। ठीक है, ठीक है जी, ये बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन टाइप सी में क्या होता है, विपल्स डिजीज में सबको पता है कि उसमें क्या होता है, ट्रोफर्मा विपले के कारण होता है। ठीक है, इसके भी बहुत हैं। और इसमें तीसरे अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, पी एंका से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं, पी एंका। क्लियर हो गया जी। सीलियक स्प्रू में क्या होता है, ब्रो नहीं देना है अपने को, anti-TTG एंटीबॉडी का प्रेजेंस रहता है, विलियस एट्रोफी रहता है। ट्रॉपिकल स्प्रू में आपको दिखाएगा लंबे समय से बीमारी, इन्फेक्शन, फीवर के साथ। विपल्स डिजीज में जो रहता है आपको हरदम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक्स का कुछ स्प्रेड करके दिखाएगा। लिम्फेटिक्स वर्ड जरूर रहेगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस तो आपको आने ही वाला है सर्जरी में बहुत। अल्सरेटिव कोलाइटिस पी एंका से जुड़ा हुआ रहता है। सुप्रावाइटल स्टेनिंग का मतलब क्या होता है, सुप्रावाइटल स्टेनिंग किसके लिए जरूर रहता है, नहीं यस, हाइंस बॉडी के लिए रहता है। हाइंस बॉडी क्या होता है, सुप्रावाइटल स्टेनिंग जब हम करते हैं आरबीसी इंक्लूजन्स को देखने के लिए, जो कि नॉर्मली जो रहता है रोमानोविस्की डाइज पे नहीं दिखता है। हाइंस बॉडी जो होते हैं वो स्मॉल राउंड इंक्लूजन बॉडी के रूप में अपने को देखने को मिलता है विद इन द रेड ब्लड सेल इन द केस ऑफ। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा अगला कि हाइंस बॉडी कहाँ मिलता है, G6PD डिफिशियंसी में मिलता है। मोर क्लियरली आपको सुप्रावाइटल स्टेनिंग में दिखना है। सुप्रावाइटल स्टेनिंग का मतलब क्या होता है, मिथाइलिनी ब्लू क्रिस्टल रेड और ब्रोमो क्रिस्टल ग्रीन। ठीक है ना, ये रूटीन नहीं है, बस इतना याद रखो। क्या समझे यहाँ से कीवर्ड क्या लेना है जी, कि हाइंस बॉडी एक तरह का आरबीसी इंक्लूजन होता है जो आरबीसी के अंदर पाया जाता है, G6PD डिफिशियंसी में पाया जाता है, जिसको देखने के लिए सुप्रावाइटल स्टेनिंग करते हैं। सुप्रावाइटल स्टेनिंग के 3 एग्जांपल, मिथाइलिनी ब्लू, क्रिस्टल वॉयलेट और ब्रोमो क्रिस्टल ग्रीन। खत्म, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या है, थियर के ओल्ड मेल अपने पास आया है, प्रेजेंस ऑफ पेरी न्यूक्लियर पिगमेंटेशन दे करके, वियर एंड टीयर पिगमेंट। ठीक है, कार्डियक मसल फाइबर में क्या दिखेगा बताइए, व्हाट इज द नेचर ऑफ पिगमेंट। नेचर ऑफ पिगमेंट सबको पता है, वियर एंड टीयर, सो दैट्स वाई लाइपोफ्यूसिन हो गए। लाइपोफ्यूसिन का दूसरा नाम क्या होता है, लाइपोक्रोम होते हैं। ये वियर एंड टीयर पिगमेंट होते हैं जी। ठीक है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीमर ऑफ लिपिड एंड फॉस्फोलिपिड होते हैं, जो कि मिले हुए रहते हैं क्या चीज के साथ, प्रोटीन के साथ। ठीक है, ये डिराइव्ड होते हैं, इट इज डिराइव्ड वाया लिपिड।
ये डिराइव होते हैं लिपिड से ही। कैसे बनते हैं? पेरी ऑक्सीडेशन ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड लिपिड ऑफ द इंट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन। बेसिकली ये क्या होता है? ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस होते हैं उसके कारण ये बनता है। ये क्या होता है? इट इज ए टेल साइन होते हैं ऑफ फ्री रेडिकल इंजरी। सब सिंपल सा बात है, वही तो बताया, लिपिड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहीं से दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये फ्री रेडिकल इंजरी टाइप का है, ठीक ना। इट इज सीन इन द सेल अंडरगोइंग स्लो एंड रिग्रेसिव चेंजेस इन द, जैसे कि लीवर में, हार्ट में दिखाएगा, है ना। और सीवियर माल न्यूट्रिशन और सीवियर कैकेक्सिया वाले पेशेंट में भी ये देखने को मिलता है कि नहीं। शरीर पर ज़्यादा लोड पड़ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है अपने को कि 50 ईयर की मेल आई है, देखिए गम ब्लीडिंग लेकर के और फटीग लेकर के, ठीक है। गम ब्लीडिंग क्यों हो रहा है यहाँ से क्लियर समझना है अपने को, ठीक है। इनका पेरिफेरल स्मीयर किया गया तो ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइट क्यों बढ़ा हुआ है? पहली बात ल्यूकोसाइटोसिस बढ़ा हुआ है, ठीक है। और एमपीओ से तो मेरा आंसर माइलॉइड में ही फंस गया, ठीक है। एमपीओ जो होता है हॉलमार्क होता है किसके लिए? माइलॉइड लीजन के लिए, माइलॉइड लीनिएज के लिए, माइलॉइड वाला होगा यह, ठीक है। यानी कि अपने को पकड़ना है माइलॉइड ऑरिजिन का कोई चीज़, यही दोनों से हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं कि क्या होगा अगर ए आएंगे। एएमएल में अपने को स्प्लीनोमेगेली मिलना चाहिए था, है कि नहीं। स्प्लीनोमेगेली दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है कि नहीं। आगे चलते हैं सीएमएल के लिए अपने को क्या चाहिए? सीएमएल में अपने को कुछ तो चाहिए होगा ना पकड़ने के लिए। या सीएमएल में भी हम लोग बताइए क्या पढ़े थे कि माइलॉइड प्रिकर्सर सेल जो रहते हैं 20% से ज़्यादा आ जाते हैं, है ना। माइलॉइड वाला 20% से ज़्यादा आएगा तब ना उसका डायग्नोसिस बनाएंगे हम लोग, है कि नहीं। तो आंसर क्या हो गया इसका? एएमएल, एज सिंपल एज दैट। आगे चलते हैं। एएमएल में क्या होता है? बोन मैरो एस्पिरेशन करेंगे, मोर देन 30% एमपीओ पॉजिटिव जा रहा है। यहाँ से आपको तुरंत पकड़ लेना है कि ये एक्यूट ल्यूकेमिया विथ द, आप सोचो ना कि 70% से ना हो गया, एक्यूट ल्यूकेमिया माइलॉइड ओरिजिन के साथ आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। एमपीओ एक हॉलमार्क एंजाइम होता है, मैंने पहले ही बताया कि लीनिएज माइलॉइड लीनिएज के लिए होता है। एंड डिटेक्टेड बाय द साइटो, जो केमिकल स्टेनिंग होते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री और फ्लो साइटोमेट्री से होता है। कभी कभी हम लोग जो है ना इसके देखेंगे एएमएल के साथ मैसिव स्प्लीनोमेगेली लेकर के आएगा, बहुत तेज़ी से टूट रहा है। और फिश में देखेंगे तो आपको ट्रांसलोकेशन क्या दिखेगा? 9-20-20 दिखेंगे, ठीक है। एएमएल में क्या होता है? एएमएल काउजेज T92, ठीक है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आएगा। सी में क्या होता है? सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी के साथ, सी का मतलब क्या हुआ? सीएलएल में क्या? सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी विथ ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया के साथ गॉलस्टोन और बाकी सभी चीज़ें का हिस्ट्री देगा। डी में जो एएलएल में होता है उसमें बच्चे आएंगे, एक्यूट आएंगे, हेपेटो स्प्लीनोमेगेली लिम्फोब्लास्ट लेकर इम्यूनोफेनोटाइपिंग करवाएंगे अगर उसका, तो टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज आईटी जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है हम लोग का कहाँ? नीट 24 में, ठीक है। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज वाला क्वेश्चन, ठीक है। काम हमने यहाँ से क्या क्या जाना? यहाँ से जाना कि गम ब्लीडिंग और फटीग क्यों हो रहा है, ठीक है। इसमें माइलॉइड लीनिएज के जो सेल होते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि एमपी है बहुत एक्यूटली ये लिम्फोसाइटोसिस की तरफ ल्यूकोसाइटोसिस की तरफ जाता है, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? एक्यूट ल्यूकेमिया माइलॉइड ओरिजिन के साथ इसमें अपने को मैसिव स्प्लीनोमेगेली दिखेगा, जिसको आप कंफर्म कर सकते हैं फिर से, जिसमें ट्रांसलोकेशन 9-20-20 दिखेगा, ठीक है ना जी। सीएलएल में सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी दिखेगा और ऑटोमिलाइटिक हीमोलाइटिक एनीमिया दिखेगा। एएलएल में चिल्ड्रन के साथ हेपेटोस्प्लीनोमेगेली दिखेगा। इम्यूनोफेनोटाइपिंग पे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेजेस जो होते हैं वो पॉजिटिव दिखेंगे। खत्म। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ रहे हैं कि मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जो होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, ये कभी भी लेडी को नहीं होता है, ठीक है। एज ए कैरियर रहेंगे। एक्स लिंक्ड रिसेसिव आर लेडी नॉट रेयरली हो सकती है, लेकिन ऐसे लेडी नहीं रहती हैं, कैरियर रहेंगी लेडी ज़्यादातर, ठीक है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव एग्जाम्पल क्या होते हैं? कम के साथ याद किया गया। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या बोल रहे हैं? कलर ब्लाइंडनेस फॉर फैब्री डिजीज हो गए, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? CGD होता है, क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटोसिस डिजीज के कारण होता है। H से क्या होता है? हीमोफीलिया। A से क्या होता है? ए गामा ग्लोबिनूमिया। W से क्या होता है? विस्कॉट एल्ड्रिट सिंड्रोम। A से क्या होता है? एल्बिनिज्म। और L से क्या होता है? लिश-नहान सिंड्रोम, ठीक है। ये भी हम लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है।
क्या हो गया इसमें, एक्स लिंक रिसेसिव के एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख लिए, ठीक है। कम फॉर चावल COME कम, FOR फोर से फैब्रिक डिजीज हो गया, और CHAWAL कम फॉर चावल। C से क्या हो गया, कलर ब्लाइंडनेस। F से 4 से क्या होगा, फैब्रिज डिजीज हो गया। C से क्या होगा, चावल का C से क्या होगा, CJD क्रॉनिक ग्लोमेरुलोसिस। H से क्या होगा, हीमोफीलिया हो गया। A से क्या होगा, ग्रामाग्लोबिनोमिया हो गया। W से क्या होगा, विस्कोट-एल्ड्रिच सिंड्रोम हो गया। H से क्या होगा, एल्बिनिज्म हो गया। L से क्या हो गया, लिश-निहान सिंड्रोम। आ जाओ, कम फॉर चावल, ये क्या होंगे, एक्स लिंक रिसेसिव बीमारी, कम फॉर चावल, ठीक है। बोलती जाइए। सी से क्या होगा, बोलना होगा, नहीं बिना बोले कुछ नहीं होगा। सी से क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस। सी से क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस। एफ से क्या होगा, फैब्रिज डिजीज। अब यहाँ बोलना है आपको, सी से यहाँ क्या होगा, क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटोसिस डिजीज। एच से क्या होता है, हीमोफीलिया। ए से क्या होता है, ग्रामाग्लोबिनोपैथी। डब्ल्यू से क्या होता है, विस्कोट-एल्ड्रिच सिंड्रोम। ए से क्या होता है, एल्बिनिज्म। एल से क्या होता है, निश-निहान सिंड्रोम होते हैं, ठीक है। कम फॉर चावल इज नेमोनिक फॉर एक्स लिंक रिसेसिव। मैं आपको डालूंगा, पूरा लिस्ट दे दूंगा, आप उसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। मिक्स ट्यूमर कौन कौन होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मिक्स ट्यूमर कौन कौन होते हैं। टेराटोमा मिक्स ट्यूमर होते हैं, हाँ भाई तीनों होता है उसमें, ठीक है। प्लियोमॉर्फी के तो नाम ही बता रहा है। एडिनोमा यस होते हैं। विल्म्स ट्यूमर में तीनों रहते हैं। कोरियोस्टोमा नहीं, कोरियोस्टोमा तो एक नॉर्मल टिश्यू है जो कि एबनॉर्मल जगह पे है। नॉर्मल टिश्यू है, एबनॉर्मल जगह पे ट्यूमर तो है ही नहीं पहले। जैसे कि मेकल्स, मेकल्स को आप क्या बोलिएगा, ट्यूमर बोल दीजिएगा क्या, नहीं, वो तो नॉर्मल टिश्यू है, नॉर्मल जगह पे है कि नहीं, ठीक है। टेराटोमा जो होते हैं वो जर्म सेल ट्यूमर होते हैं, जो कि सभी तीनों जर्म लेयर से होते हैं, सबको पता है। इसमें इमेच्योर और मैच्योर सब तरह के टीथ, हेयर, बोन, ये हम लोग पढ़े हैं ना, रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी जो रहता है, ऑप्शन डी में क्या होता है, कोरियोस्टोमा। कोरियोस्टोमा नॉर्मल टिश्यू अब नॉर्मल साइड पे जाके मेकल्स डायवर्टिकुलम और चॉकलेट सिस्ट ऑफ इंडोमेट्रोसिस एग्जांपल ऑफ कोरियोस्टोमा। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। CBT वगैरह दीजिएगा तो उसमें आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो होता है, ग्रैंड मदर से ग्रैंड फादर को आया, देन फादर टू हिज सन आया, ठीक है। तो एक चीज तो आप समझ रहे हैं ना कि हर एक जनरेशन में आ रहा है, ठीक है। तो ये डोमिनेंट ही आंसर होगा, है कि नहीं, क्लियर। माँ को कभी भी बीमारियां नहीं हो सकती हैं, तो एक्स लिंक रिसेसिव ऐसे ही हट गया, है कि नहीं, खत्म कहानी, नहीं ना हो सकता। और ऐसे भी नहीं रिसेसिव हो सकता है, क्योंकि ये, अब आप सोचे कि ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है कि इतना है, बस इतना ही तो अपने को पकड़ लेना है, ठीक है। ऑटोजोमल डोमिनेंट में क्या होता है, ऑटोजोमल डोमिनेंट में क्या होता है, देखिए पैटर्न ऑफ ऑटो, अगर ये एक्स लिंक्ड रहता डोमिनेंट तो कहाँ से कहाँ जाता, मदर से किस में जाता है। एक्स लिंक डोमिनेंट को पकड़ने के लिए सबसे पहले एडी को पकड़ने के लिए, ऑटोजोमल डोमिनेंट को पकड़ने के लिए सभी जनरेशन इफेक्टेड हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, है ना। पॉइंट टू द ऑटोजोमल डोमिनेंट यहीं से पकड़ा गया, जबकि XLR जो रहता है ग्रैंड मदर को नहीं हो सकता है, फीमेल को नहीं करता है ना इफेक्टेड, इसीलिए यहाँ पकड़ा गया, ठीक है। खत्म कहानी, ठीक है। चिकन फैट अपीयरेंस कहाँ देखने को मिलता है, चिकन फैट अपीयरेंस देखने को मिलता है, बताए चिकन फैट अपीयरेंस कहाँ देखने को मिलता है अपने को, 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। चिकन फैट अपीयरेंस कहाँ देखने को मिलता है, ये तो बहुत सिंपल सा चीज़ है। देखिए देखने को मिलेगा आपको यही दोनों में ना, किसी तरह के क्लॉट में देखने को मिलेगा, पोस्टमार्टम क्लॉट में देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को, ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ था, ठीक है। यस, आगे आएंगे आप, तो इसमें अब क्या है, पोस्टमार्टम क्लॉट में हैव येलो अपीयरेंस एट द अपर एंड, रेड एट द लोअर, ठीक है। जब उसको देखेंगे पोस्टमार्टम क्लॉट को, तो ऊपर में यह कलर आपको दिखेगा येलो की तरह, ठीक है, येलो की तरह दिखने को मिल रहा है, ऊपर में येलो की तरह मिलेगा, ठीक है। और नीचे में कैसा मिल रहा है अपने को देखने के लिए, रेड एट द लोअर एंड, ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। दीज आर समटाइम पर चिकन फैट क्लॉट, इसको बोलते हैं चिकन फ्लैट क्लॉट बोल देते हैं, ठीक है। ये स्टिल साइनी रहते हैं और स्मूथ इंडिकेटिंग अ क्लॉट नॉट अ थ्रोम्बस, ये थ्रोम्बस नहीं है जी, ठीक है। थ्रोम्बस का तो मानना ही नहीं है। येलो पोर्शन रिप्रेजेंट क्लॉटेड प्लाज्मा, ठीक है। येलो पोर्शन जो रहता है इसमें क्या बता रहा है, क्लॉटेड प्लाज्मा बता रहा है, ठीक है। और रेड सेल्स हैव सेटल्ड डाउन, रेड सेल जो रहते हैं ग्रेविटी से नीचे जम गए हैं, ठीक है ना, तो बॉटम ऑफ द क्लॉट में दिखेगा। इसमें RBC सेटल्ड लिख दीजिए आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते 26 नंबर क्वेश्चन में न्यूरल ट्यूब, अब बहुत तेजी से जाएगा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो रहता है किस तरह के पैटर्न दिखाते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हम लोग तो पढ़े हैं, फॉलिक एसिड की कमी के कारण होता है,
ऐसा पढ़े है ना, फोलिक एसिड की कमी के कारण हो जाए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, अब ये पूछ रहा है ये किस तरह का होगा। अब ये खाने पीने, लाइफस्टाइल, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो ये मल्टीफैक्टोरियल में जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, मल्टीफैक्टोरियल जो डिजीजेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इसको आप देख लेंगे क्या रहती हैं। ठीक है, इसको कैसे रटना है। एच से हाइपरटेंशन, एल से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं, डी से डायबिटीज मिलाइसेट होते हैं, सी से क्या होता है क्लिफ्ट लिफ्ट और क्लिफ्ट पैलेट होता है, और सी से कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होते हैं। ठीक है ना, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, हाइपरटेंशन, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डायबिटीज मिलाइटस, क्लिफ्ट लिप और पैलेट, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीजेज, दीज आर द मल्टीफैक्टोरियल डिजीजेस। ओके, जैसे मल्टीफैक्टोरियल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ कॉन्जेनाइटल एनोमली होते हैं। कैसे होते हैं, टू स्पॉन्टेनियसली अगर नहीं बंद होगा 3rd से 4th वीक में उनका न्यूरल ट्यूब, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक ना, कि कौन से पोर्ट नहीं बनते हैं, बंद होते हैं 3rd से 4th वीक में। ठीक ना, ऑल द प्रिसाइज का जो न्यूरल टाइप डिफेक्ट तो है बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि हाइपरथर्मिया के कारण। ठीक ना, मेनी फैक्टर इंक्लूडिंग हाइपरथर्मिया, एविडेंस सजेस्ट है मेनी फैक्टर, जिसमें कि हाइपरथर्मिया हो गए, कुछ ड्रग्स हो गए जैसे वेलप्रोइट लेना, माल न्यूट्रिशन हो गए, लो रेड सेल फोलेट लेवल जो कि हम लोग में सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड यही चीज़ है, कुछ केमिकल, मैटरनल ओबेसिटी, डायबिटीज़ और जेनेटिक क्या बोलते हैं डिटर्मिनेंट, जैसे कि आप देखेंगे कि म्यूटेशन अगर हो गया फोलेट का रिस्पॉन्सिवनेस और फोलेट डिपेंडेंट इंजाइम्स पे है कि नहीं, उनमें म्यूटेशन होगा तो रहते हुए भी उसका यूज नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। तो इन सब से क्या होता है, सीएनएस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। बातें हम लोग बहुत सारा किए, लेकिन काम की बात यही है कि नहीं, कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एक मल्टीफैक्टोरियल चीज़ है, ख़त्म, ज़्यादा नहीं जानना है, सिर्फ बोल देने से हो गया, लेकिन बहुत ऐसा इसमें इन्वॉल्व नहीं होना। देखिए 60 साल का आदमी 2 मंथ से वीकनेस और पैलेट लेके आ रहा है, एब्डोमेन पे देखें तो अपने को स्प्लिनोमेगेली दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्री मैच्योर पेरिफेरल ब्लड सेल्स में अगर हम हीमोग्लोबिन देखेंगे तो 10 बता रहा है, ल्यूकोसाइटोसिस एंड प्लेटलेट 3 लाख बता रहा है, बढ़ा हुआ है। ठीक है, पेरिफेरल स्मीयर बढ़ा हुआ तो समझ में आ गया ना ये क्या जा रहा है। अच्छा, अब देखते हैं मेटामाइलोसाइट 15%, प्रोमाइलोसाइट, ये सब तो माइलो में जा रहा है जी, तो एम वाला आंसर होगा। ठीक है, सिंपल हो गया। मेटामाइलोसाइट, माइलोब्लास्ट, ये सब अगर बढ़ेगा तो माइलोइड ऑरिजिन के होंगे, मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन इन दोनों में से ही कौन होगा, और कौन होगा ऑप्शन, ये कैसे पता चलेगा। ये पता चलने के लिए अपने को माइलोइड पे ध्यान देना होगा। ठीक ना, ALL और CLL तो ऐसे ही चले गए। ठीक ना, अच्छा इसमें देखिए अगर CML और AML हैज ए मल्टी मैचुरेशनल अरेस्ट एंड ओनली माइलोब्लास्ट आर फोकस्ड इन फाउंड इन बोन मैरो एंड पेरिफेरल, देखिए क्या बोल रहा है ये। ठीक है ना, AML हैज मैचुरेशनल अरेस्ट ओनली माइलोब्लास्ट, आपको बोन मैरो पे सिर्फ माइलोब्लास्ट मिलेंगे, और यहाँ मुझे क्या मिला है, प्रोमाइलोब्लास्ट भी मिला है, मेटामाइलोब्लास्ट भी मिला है। माइलोब्लास्ट तो ठीक है, माइलोब्लास्ट तो ठीक है मिला, लेकिन इसके साथ ये दो जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसका मतलब ये चीज़ें बहुत दिन से चल रही है नौटंकी आपकी, ये CML में चला गया, है कि नहीं। सब का मिलना ये बता रहा है कि शिफ्ट टू द लेफ्ट हो चुका है। शिफ्ट टू द लेफ्ट अगर बहुत माने, शिफ्ट टू द लेफ्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज़ें सेल बनती हैं, ठीक है ना, अपने नॉन मैच्योर फेजेस से हो करके मैच्योरिटी की तरफ। ठीक है, तो जो अगर मान लीजिए ब्लड स्ट्रीम में ये मैच्योर फॉर्म निकल रहा है, शिफ्ट टू द लेफ्ट का मतलब होता है कि अब ब्लड सेल्स में ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, मतलब लिफ्ट वाली चीज़ें में मिलेंगी, इसीलिए इसे बोला जाता है शिफ्ट टू द लेफ्ट। ठीक है, ALL CLL कैसे ही रूल्ड आउट हो गया, क्योंकि उसमें तो लिम्फो ब्लास्ट मिलता, माइलो ब्लास्ट नहीं। अगर माइलो ब्लको सिंपल माइलो ब्लास्ट, तो आपको सोचना है क्या, कोई भी माइलोइड ऑरिजिन का, कोई दिक्कत नहीं। इसमें अगर सिर्फ माइलोब्लास्ट, ओनली माइलोब्लास्ट, तो अपने को आंसर हो जाएगा क्या, AML। ठीक है, माइलोब्लास्ट के साथ प्रोमाइलोब्लास्ट, मेटामाइलोब्लास्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, CML। खत्म कहानी हो गई जी। ठीक है, अगर इन सब का डायग्नोसिस बनाना है ALL CLL का, तो इसमें अपने को क्या मिलना चाहिए, लिम्फोब्लास्ट मिलता है। ठीक है, थोड़े से तो समय लगेंगे दोस्त। चलिए इधर में क्वेश्चन अब इजी जाने वाला, थोड़ा दूर। 65 ईयर ओल्ड जो है पेशेंट हैं, हाइपर कैल्सेमिया और डीअरेंज KFT, क्यों, आगे देखते हैं। दिमाग में क्या चल रहा है कि कुछ तो रेनल फेलियर, ऐसा कुछ दिमाग में दौड़ने लगा मेरा। हीमोग्लोबिन भी लो है, हाँ, जब किडनी गड़बड़ाएगा तो गड़बड़ाएगा ही। ठीक है, और TIC भी एलिवेटेड है। ठीक है, और एक्सरे देखा गया तो मल्टीपल लाइटिक लीजन, यहीं से पकड़ा गया ये चोर।
ठीक है। मल्टीपल लाइटिक लीजन के साथ अगर रेनल फेलियर इधर जा रहा है तो आंसर क्या होगा, मल्टीपल माइलिनोमा। इसमें दिमाग ही नहीं लगाना अपने को, ठीक है। और क्रैब क्लासिफिकेशन यूज़ करेंगे जिसमें कि क्रैब से सी से हाइपरकैल्सीमिया, आर से रेनल फेलियर, ए से एनीमिया का पेशेंट है, और बोनी में लाइटिक लीजन मिलेंगे मल्टीपल माइलिनोमा के। CRAB को एक बार फिर से बोले जल्दी से। सी से क्या होता है हाइपरकैल्सीमिया, आर से रेनल फेलियर, ठीक है ना, रीनल फेलियर होंगे। ए से एनीमिया होगा जी, और बी से क्या होगा जी, बोन में लाइटिक लीजन होंगे जी, ठीक है। फिर से मेरे साथ सी बोले, क्रैब, क्रैब का क्या होता है, सी से क्या होता है, सी से बताओ जल्दी से हाइपरकैल्सीमिया, आर से क्या होता है रेनल फेलियर, ए से क्या होता है एनीमिया, बी से क्या होता है बोन में लाइटिक चेंजेस होते हैं। खत्म कहानी हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले कुछ कुछ टेस्ट करेंगे ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले कुछ कुछ टेस्ट करते हैं देने के लिए, ठीक है, दूसरे को चढ़ाने के लिए। लेकिन कौन नहीं करते हैं, HIV 1-2 करते हैं क्या, बिल्कुल करते हैं। हेपेटाइटिस B करते हैं क्या, C करते हैं। ए नहीं करते हैं जी, ए उतना कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इन्फेक्शन जो को हम लोग को स्क्रीन करना है बिफोर देने से वो है HIV, हेपेटाइटिस B। देखिए क्या क्या है, HIV, हेपेटाइटिस में होता है B एंड C, मलेरिया, सिफिलिस। गाना गा दे तो हो जाएगा, नहीं गाओगे दिक्कत में पड़ जाओगे, ठीक है। और जहाँ तक रही बात है कि नहीं, ब्लड रूट से हेपेटाइटिस ए तो आपको पता ही होगा ना। ए जो होता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, ये फीको ओरल रूट से जाता है। क्लिनिकल यूनिट में क्वेश्चन कैसे रहेगा कि एक लड़का था जो पिकनिक पे गया है कि नहीं, वहाँ कुलचे छोले और क्या क्या खाया, कुछ दिन बाद पेट में दर्द, और बाद में कौन सा हेपेटाइटिस निकला, हेपेटाइटिस ए। फीको ओरल रूट, नॉट बाय ब्लड, ठीक है। यहाँ से 2 चीज़ सीखें। अगला क्वेश्चन, सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन। क्रॉनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन में इनके से ना बी सेल में तो समझ रहे हो, प्लाज्मा सेल भी, प्लाज्मा सेल भी तो बी ही सेल का भाई हुआ। टी सेल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सबको पता है कि टी सेल जो रहता है वो हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस के रूप में लाता है, ट्यूबुलर एट्रोफी और आर्थराइटिस के रूप में लाता है, और क्रॉनिक एलोग्राफ्ट रिजेक्शन कर देते हैं, ठीक है ना। एलो दूसरे का दिया हुआ को वो हटा देता है। टी सेल जो होते हैं इसमें सेंट्रल रोल रिजेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन था मेरा। द रिएक्शन जो होते हैं सेंसिटाइजेशन स्टेज में जाता है, फिर इफेक्टर स्टेज में सेंसिटाइजेशन इफेक्ट में CD4 CD8 जो रहते हैं भाई टी सेल रिसेप्टर से काम करते हैं, ठीक है, यही सब है। और इफेक्टर सेल्स में क्या होते हैं, CD4 पॉजिटिव सेल्स इनिशिएट करता है मैक्रोफेजेस मीडिएटेड डिले टाइप का कुछ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और प्रोवाइड करता है हेल्प टू अ बी सेल एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ANS-B चाइल्ड विद द फीचर ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम लाइक कोला कलर यूरिन, और आप देखेंगे आगे जा करके तो इसमें ये क्वेश्चन बनता है कौन, PSGN का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन बन गया, मान लीजिए कि 10 साल का लड़का लेकर के आई, उसकी माँ बोल रही है कि इसको फेशियल एडिमा है, कोला कलर यूरिन से ही तो दिमाग में क्लिक कर गया कुछ, है कि नहीं। और चाइल्ड को हाइपरटेंशन है, बताइए कौन सी बीमारियां हैं इसको, ठीक है। और हेमेचूरिया और प्रोटीनूरिया दोनों हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाता है इसका, PSGN। बहुत सिंपल सा होता है। कुछ दिन पहले इसको बीमारी भी होगा, इसका इन्फेक्शन देगा वो कि मुझे कुछ स्ट्रेप्टोकोकल या कुछ भी थ्रोट का इन्फेक्शन या ईयर में इन्फेक्शन होगा, ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग में देखेंगे तो ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम का डायग्नोसिस बन रहा है, जिसमें हेमेचूरिया और कोला कलर यूरिन अगर आता है ना तो दिमाग में बस नेफ्राइटिक सिंड्रोम ही क्लिक करता है। PSGN के साथ आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप पैथोजेनेसिस देखेंगे, इन्वॉल्व सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी बनते हैं स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन। मैंने बताया कि कुछ दिन पहले उसको कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा, ठीक है। नॉर्मल ग्लोबुलर विथ नॉर्मल ग्लोमुलर एंटीजन बनते हैं, कॉम्प्लीमेंटिंग एक्टिवेटिंग बाय डायरेक्टली डिपोजिंग स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन काउजिंग द इम्यूनोलॉजिकल इंजरी करते हैं। सेरम कॉम्प्लीमेंट को ये कम कर देगा, और ASO टाइटर जो भी उसमें लड़ने वाले लड़ाकू थे वो मर जाएंगे, और ASO टाइटर जो रहता है बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। PSGN कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट इसका नाम ही है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, है ना, इसमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं थी ये सब। 32 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आप मेलार रैश देख रहे हैं और आपको एसएलई क्लियर नहीं हो रहा है तब तो फिर बहुत दिक्कत की बात है कि नहीं। एसएलई में नेजोलेबियल फोल्ड कभी भी नहीं पकड़ता, ये याद रखें। 24 ईयर ओल्ड फीमेल में ओपीडी आई है मेलार रैश लेके। मेलार का मतलब क्या होता है, तितली जैसा। अगर मान लीजिए लेडी का ये नाक है, ठीक है, और ये होंठ है, ठीक है, तो यहाँ और यहाँ पे, ठीक है, जैसे बोलते हैं, देखिए ऐसे ये जो बन रहा है आपको लग रहा होगा तितलियों के पंख जैसे, तितलियों के पंख लग रहे हैं ना, तो ये मेलार एरिया हो गया, ठीक है, इतना, ठीक है। यहाँ पे इनको रैशेज हो जाएंगे, ठीक है। देखिए कंफ्यूज करने के लिए हम लोग को स्क्लेरोडर्मा का ऑप्शन दिया हुआ, नहीं, इसमें नहीं फंसना है। जोगनर सिंड्रोम, ना, एसएलई, आंसर सिंपल एसएलई है जी। इसमें और मजबूत देने के लिए एंटी स्मिथ एंटीबॉडी जो कि बहुत स्पेसिफिक होता है इसके लिए,
है कि नहीं। स्क्लेरोडर्मा में स्किन टाइटनिंग, मुंह नहीं खुल रहा है, ऐसा ऐसा आपको देते हैं कि नहीं। जॉगनर सिंड्रोम और भी कुछ के साथ लेकर के आता, कोलाजन डिफेक्ट में उधर लेके आएगा, है कि नहीं। एसएलई जो होता है एंटी स्मिथ एंटीबॉडी स्पेसिफिक होते हैं, सबको पता है कि नहीं। प्रेजेंस ऑफ मैलार रैश सुनते ही दिमाग में आ जाना है, जो कि सनलाइट से और वॉशनिंग होता है की फीचर। अर्थराइटिस जो होते हैं नी जॉइंट को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको हमको देना होगा क्या चीज़ का, जॉगनर सिंड्रोम का, तो जॉगनर सिंड्रोम में तो जॉगनर सिंड्रोम जो रहते हैं उसमें SC एंटीटोपो आइसोमरेज एंटीबॉडी तुरंत आपको लिख के दे देगा, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या रहता है, एंटी सेंट्रोमेयर एंटीबॉडी रहते हैं, ठीक है, यानी कि किसमें, प्रोराइटिक रेसेस में, ठीक ना, ठीक है। और डी में क्या होता है, MRI गाइडेड मसल बायोप्सी करना होगा, ठीक है, इसमें कि CP के MM लेवल देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं, ठीक है। 25 ईयर का लड़का है, वो गया ट्रैकिंग पे, ट्रैक करके आया तो बताया कि भाई मुझे वहाँ तो समझ ही रहे हो काट लिया बी ने, उसके बाद मुझे बताओ इडीमा हो गया, रेडनेस ऑफ द फेस पे, पूरा मुंह कान फूल गया है, तो ठीक है, तो फूल गया तो समझ गया एलर्जी हो गया, और आपको IgE लेवल, और क्या सिंपल। बी काटेगा तो IgE लेवल से ना हिस्टामिन रिलीज करेगा, जिसके कारण बहुत सारा एनाफाइलेक्सिस और ईचिंग वगैरह होगा, ठीक ना। ये फेस के रूप में रेडनेस और डिफिकल्टी ब्रीदिंग, क्योंकि ये ब्रोंकोस्पाज्म करवा देता है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन पे 34 पे आते हैं। एक लड़का था, सॉरी एक आदमी था, जो कि मैसोन कटर, मैसोन का मतलब क्या होता है, राज मिस्त्री, बालू गिट्टी, है ना, यही करना काम रहता है, ठीक है। बालू, बालू मैंने सिलिका, और सिलिका मतलब सिलिकोसिस, खत्म। कैसे पकड़ना है बाकी आप दिमाग लगाते रहिए, सब चलेगा, ठीक है। मैसोन कटर था, है ना, चेस्ट टाइटनेस और रिस्पायरेटरी डिफिकल्टी के साथ आ रहा था, टीबी पॉजिटिव, भैया सिलिकोसिस में टीबी भी होता है जी। मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस इसका क्या बन रहा है, क्योंकि हैंडलिंग विद सिलिका, सो दैट्स वाई सिलिकोसिस, इसीलिए तो उसको दिया हुआ है। सिलिकोसिस जो होता है में के पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस होने का ज़्यादा खतरा रहता है, उस वाले को सिलिको ट्यूबरकुलोसिस वाले वेरिएंट बोलते हैं। सिलिका के कारण क्या होता है, पल्मोनरी, देखिए सिलिका बेसिकली क्या करता है, सिलिका एक बालू है, बालू का मतलब ये जब गया तो जैसे ही बालू गया, मान लीजिए ये बालू पिंक कलर का था, ठीक है, इसके मैक्रोफेजेस आए, बोले अरे तुम कौन हो, इसको इनगल्फ कर लिया। एक समय में आता है जब इसके इनगल्फ करते करते इतना भारी हो जाता है कि कोई अगर दूसरा बैक्टीरिया भी आएगा तो अभी इतना मोटा हो गया कि नहीं चल पाएगा। जब नहीं चल पाएगा तो ये बैक्टीरिया फिर इन्फेक्शन करवा देगा, और ये बैक्टीरिया कुछ और नहीं बल्कि टीबी बेसिलाई है, टीबी बेसिलाई है, सिंपल। तो इसमें क्या हो गया, पल्मोनरी एल्वेलर मैक्रोफेजेस डिसफंक्शन हो गए, क्यों, क्योंकि मोटे हो गए हैं, क्योंकि वो क्यों मोटे हो गए, क्योंकि वो सिलिका से भर गए हैं, ठीक ना। इसीलिए सिलिका के पेशेंट को हायर रिस्क रहता है लंग इन्फेक्शन का, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम और फंजाई से, ठीक है। इस पैटर्न को समझते हैं पेडिग्री में। देखिए सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ये जनरेशन, ये जनरेशन, ये जनरेशन, सब जनरेशन, यानी कि रिसेसिव तो कभी नहीं होगा, जो आंसर होगा वो डोमिनेंट वाले में ही होगा, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। अब हमको माइटोकॉन्ड्रियल को अगर हटाना है तो माइटोकॉन्ड्रियल में क्या होता है, ये सिर्फ मास से आगे जाता है, बाप से, देखिए बाप से देखना है किसमें किसमें जा रहा है, बाप से बेटी में जा रहा है, बेटी में जा रहा है, बेटों में भी जा रहा है, ठीक है। तो बाप से कभी भी किसी में नहीं जाता माइटोकॉन्ड्रियल वाला, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। बचा क्या मेरे पास, ऑटोसोमल डोमिनेंट बाय एक्सक्लूजन, मैंने कुछ किया नहीं, रिसेसिव नहीं हो सकता है क्योंकि हर एक जनरेशन इन्वॉल्व है, तो हर एक जनरेशन इन्वॉल्व रहे, आंसर डोमिनेंट में ही होगा। दूसरी बात क्यों, और मेरे पास ऑप्शन क्या है डोमिनेंट में सोचने के लिए, ऑटोसोमल डोमिनेंट और कोई डोमिनेंट, एक माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस बोल रहा है। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस क्या होता है, मदर से जो भी बच्चे होंगे सभी में, ठीक है, या लड़कियां हों लड़के हों सब में होंगी, ठीक है। ये लड़कियां फिर आगे बढ़ा सकती हैं बीमारी को, लेकिन लड़के नहीं, लड़के आगे नहीं बढ़ा सकते हैं इस बीमारी को, ठीक है, इसीलिए खत्म हो गया। ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, ठीक है। ट्रेट पास्ड ऑन टू द मेल एंड फीमेल इक्वली इन प्रेजेंटिंग इन द एवरी डायरेक्शन, मेल और फीमेल दोनों को पास कर रहा है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं, ठीक है, सिंपल हो गए। अच्छा, ये एक्स लिंक रिसेसिव नहीं होगा क्योंकि एक्स लिंक रिसेसिव में फीमेल तो ट्रांसमिट नहीं करती है सभी बच्चों को। माइटोकॉन्ड्रियल भी नहीं होगा क्योंकि एवरी जनरेशन नहीं इन्वॉल्व है कि नहीं, और इसमें एवरी जनरेशन में मेल भी प्रोपोगेट कर रहा है, सिंपल। 36 नंबर क्वेश्चन देखने, बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैक्टीरियल फॉरेन बॉडी इन द लीवर साइनोसाइट। बेसिकली ये क्या बोल रहा है, लीवर का मैक्रोफेजेस का नाम बताओ। लीवर में मैक्रोफेजेस का जो नाम होगा, मारने वाले पुलिस का, उसका नाम क्या होता है, कफर सेल्स। कहाँ रहते हैं ये भी पूछा जाता है कि नहीं। कफर सेल जो होते हैं स्पेशलाइज मैक्रोफेजेज होते हैं, लीवर के जो डिस्ट्रक्शन करते हैं बैक्टीरिया फॉरेन बॉडीज को, ये प्रेजेंट होते हैं स्पेस ऑफ डिश में। ये क्वेश्चन पूछा गया है जी, इस पे ध्यान दें,
ठीक है, इस पे पूछा गया क्वेश्चन, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिमूविंग सेलुलर और माइक्रो बैक्टीरियल डेब्रिस बनाने के लिए। ठीक है, ऑल आई अपेरेंस के साथ हमको कुछ बोलना होगा तो बोलिए, बोल देते, नहीं तो अदरवाइज आप आंसर खुद मान लीजिए। CMB बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। CMB जो रहता है इंट्रान्यूक्लियर बैसोफिलिक, इंट्रान्यूक्लियर पहले वर्ड समझे, ऑल आई अपेरेंस विद इंट्रान्यूक्लियर बैसोफिलिक इंक्लूजन जो होते हैं क्लियर हैरो से सजेस्टेड होते। देखिए आप पहले समझे, सबसे पहले ये सेल है, इंट्रान्यूक्लियर हुआ, उसके बगल में एक क्लियर हैलो है, यस क्लियर हैलो इज पॉजिटिव प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये CMB इन्फेक्शन में होता है। किडनी ट्रांसप्लांट वाला भी हिस्ट्री पहले आया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन, अब रिपीटेड ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक मार्कर ऑफ इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन। इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन के लिए एक ही हम लोग को समझ में आता है, फीकल का लैक्टोफेरिन लेवल करवा लीजिए। ये हाईली सेंसिटिव और हाईली स्पेसिफिक होते हैं। ये डिटेक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन है कि नहीं ये बता देगा। ये मार्कर है इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज का, इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज का मैं बता रहा हूँ, IBD का। ठीक है, फीकल कैलप्रोटेक्टिन नाम ही बता रहा है। ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स में होते हैं, ठीक ना। ये अदर मार्कर ऑफ IBD होते हैं। ठीक है, फीकल लैक्टोफेरिन तो समझ ही गए, फीकल कैलप्रोटेक्टिन भी न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट में होता है। तो ठीक है, तो एक चीज़ तो हम यहाँ ने ये सीखा और एक चीज़ हमने ये सीखा। ठीक है, दोनों को मिला दीजिए दोस्त को, फीकल लैक्टोफेरिन, फीकल कैलप्रोटीन। ठीक है, ये हिस्टोलॉजिकल इन्फ्लामेशन और प्रिडिक्ट रिलैप्स एंड डिटेक्ट पाउचाइटिस को कंफर्म करता है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का एक पेशेंट आया आपके पास, कौन सा स्टेन यूज करोगे सी देखने के लिए कि इन्फाक्ट जो होते हैं इन द हार्ट वाइल कंडक्टिंग ऑटोप्सी। ऑटोप्सी कर रहे थे, आपको देखना है लाल उजला करके, रंग दे करके, सबको पता है ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं। ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम जो होता है इन्फाक्ट ऑफ द हार्ट को देखने में मदद करता है। ग्रॉस हिस्टोलॉजिकल जब हम स्टेनिंग करते हैं तो उसमें ब्रिक रेड कलर का आता है। टू इंटैक्ट नॉन इन्फाक्टेड मायोकोडियम जो रहता है उसमें वेयर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी इज प्रिजर्व है कि नहीं। ये बेसिकली इसमें की रोल किसका रहता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज इंजाइम का है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि नॉन इन्फाक्टेड मायोकार्डियम जो रहते हैं जिसमें कि लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की एक्टिविटी रहती है, प्रिजर्व रहती है, तो लाल दिखेगा। बट जहाँ की डिहाइड्रोजनेज लीक आउट कर चुका है क्योंकि वो है कि नहीं डैमेज हो चुका है मेम्ब्रेन के कारण, तो वहाँ होता है अनस्टेंड पेल जोन। इसमें आपको साफ दिख रहा है कि ये अनस्टेंड जोन है, क्या मतलब क्या हो गया, डेड जोन हो गया। और ये क्या है, इतना जो है इतना हेल्दी जोन है अभी भी, क्योंकि ये रेड दिख रहे हैं का मतलब लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की एक्टिविटी दिख रही है पॉजिटिव। यहाँ पे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की एक्टिविटी नहीं दिख रही है, सिंपल एज दैट। 40 नंबर क्वेश्चन चलते, लोड नहीं लोगे, लोड लोगे दिक्कत में पड़ जाओगे। आगे क्वेश्चन देखते रहो बच्चा। 70 साल का जो ये सब जो बच्चा वगैरह वो सब मेरे लिए है, ठीक है, आप अपने लिए कुछ नहीं लें, ठीक ना। ये सब जो मैं बोलता हूँ सिर्फ मेरे लिए हैं। 70 ईयर इसका नाम चैनल का क्या है, टीच योरसेल्फ। मैं अपने आप को ही पढ़ाते रहता हूँ, ठीक है। ठीक, 70 साल का एक आदमी है जो कि हिप पेन लेकर के आ रहा, ओके, हिप पेन लेकर के आ रहा और ये लाइटिक लीजन लेकर के आ रहा, ओके। दिमाग में क्लिक करना चालू हो गया होगा आपको, हिप पेन, लाइटिक लीजन, ठीक ना। ये आपको क्या क्या दिमाग में क्या क्या चल रहा है, मेरे मल्टीपल माइलोमा चल रहा है, RCC चल रहा है, ये सब चल रहा है। आगे देखते हैं, कैल्शियम लेवल एलिवेटेड, ये CRAB तो नहीं, एक बार देखें, हाइपर कैल्शियमिया, रेनल का कुछ डिजीज कहीं दिख रहा है क्या, A से एनीमिया दिख रहा है, ठीक है, और B से बोन का लाइटिक लीजन। तो मुझे दो को तो दिख रहे हैं, बोन के लाइटिक लीजन और हाइपर कैल्शियमिया तो दिख रहे हैं, ठीक है। बोन मैरो प्लाज्मा सेल्स देखें 42% है, ठीक है, एंड दीज सेल्स आर गिवन इन द ये कौन से सेल दिए हुए हैं, अगर आप इसको पकड़ें तो कौन से सेल हैं, ठीक ना, आप समझ गए कौन से सेल हैं इसके, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक ना, मल्टीपल माइलोमा का है, जिसमें आपको दिख रहा है कि ये मॉड सेल दिख रहे हैं, है कि नहीं, मॉड सेल्स दिख रहे हैं, बहुत सारे इसमें रसल सेल्स बनते हैं एक सेल के अंदर। मॉड सेल क्या होता है, यही होता है और क्या, इनगल्फ सेल्स, है कि नहीं। मल्टीपल माइलोमा जो इमेज दिया हुआ है मॉड सेल का दिया हुआ है, कैरेक्टर मल्टीपल माइलोमा एक मैलिग्नेंट प्लाज्मा सेल डिस्कैरेसिस है, सबको पता है कि नहीं। इसमें पॉलीफोरेशन और प्लाज्मा सेल हो जाता है सिंगल कोलोन का, ठीक ना, एक ही तरह के बनने लगते हैं। ये इंक्रीज्ड ऑस्टियोक्लास्टिक यानी कि लाइटिक लीजन के साथ होंगे, पंच्ड आउट लाइटिक लीजन होंगे इसमें जी,
ठीक है, और हाइपरकैल्सीमिया होगा क्योंकि हड्डी टूट रहा है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यंग फीमेल रिकरेंट सीजनल कंजक्टिवाइटिस लेकर क्या रहा रे। ठीक है, ईचिंग एंड वाटरिंग इन द आई हो गया। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें समझ में आ गया अपने को कहाँ जा रहा है, ये सब एलर्जी की तरफ जा रहा है। ठीक ना, और मोस्ट कॉमन इसमें इन्वॉल्व क्या होते हैं, इमीडिएट फेज ऑफ दिस कंडीशन। ठीक है, इमीडिएट फेज ऑफ कंडीशन में क्या होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं। ठीक है, मास्ट सेल जो होता है एलर्जिक रिएक्शन के लिए सजेस्ट टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, वही तो एलर्जी है ये। आईजीई बाइंडिंग टू द मास्ट सेल, सबसे पहले आईजीई बंद करके मास्ट सेल में बंधा और क्या करेगा, बहुत सारा चीज़ निकलवाएगा। अब ये एंटीजन एंटीबॉडी बनाएगा सरफेस ऑफ एंटीजन पे, जो कि करेगा बहुत सारी चीज़ों को, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज, जैसे कि हिस्टामिन, इचिंग वगैरह होगा, ल्यूकोट्राइंस, ये सब अर्ली फेजेस में निकलता है। लेट फेज इज कैरेक्टराइज बाय रिक्रूटमेंट ऑफ, लेट फेज में तो WBC को आकर के हाथ बटाना होगा, साथ ही हाथ बटाना। ठीक है, इमीडिएट फेज में क्या होते हैं, मास्ट सेल निकलेंगे, है ना। जैसे कि कोई चीज़, जैसे समझे एलर्जी मतलब क्या हुआ, ये त्वचा है आपकी, ये हाथ है मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आके सटा। ठीक है, तो बॉडी का एक रिस्पॉन्स है कि जो भी चीज़ सटा उसको नोच करके ईचिंग के थ्रू हटाओ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो कि इमीडिएट फेज में नोच करके हटाओ, ये पहला ईचिंग, पहला मेरा मैकेनिज्म है अर्ली। और इसमें क्या करते हैं, अपने को ईचिंग करना है अगर, तो इसके लिए अपने को हिस्टामिन निकालना होगा। हिस्टामिन निकालने के लिए क्या रहता है, मास्ट सेल डिग्रैनुलेट करते हैं। ठीक है, और सब निकालता है। 42 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, आ जाइए जल्दी से। एक लिम्फ नोड आपको बायोप्सी दिया हुआ है, 30 साल का और दिया लड़का दिया हुआ है, सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी दिया हुआ है। ठीक है, और ये 2 दिए हुए हैं, ये कौन से बॉडी हैं, बहुत फेमस है, RS। ठीक है, सेल्स हैं ये, इसको क्या बोलते हैं, रीड स्टेनबर्ग सेल। रीड स्टेनबर्ग सेल्स जो होते हैं, जो पैथोगमोनिक होते हैं किसके, हॉचिंग्स लिम्फोमा के, हॉचिंग्स डिजीज़ के। ठीक है, हॉचिंग्स डिजीज जो होता है, ये आपको RS सेल दिए गए हैं, ये पैथोगमोनिक होते हैं, इसको आप ध्यान से रख ले। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, RS सेल जो होते हैं मल्टी न्यूक्लियोटाइड होते हैं या बाइलोब्ड ज़्यादातर होते हैं। यहाँ क्वेश्चन बाइलोब्ड वाला था। ठीक है, और प्रोमिनेंट यूजिनोफिलिक जो रहते हैं इंक्लूजन्स बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लीकेटेड इन द पैथोजेनेसिस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, IgE मीडिएटेड। बट IgE मीडिएटेड थोड़ी ना होता है, डिफेंसिव सेलुलर ह्यूमरल, नहीं ह्यूमरल नहीं है दोस्त, ऑटो इम्यूनिटी, यस ऑटो इम्यूनिटी होगा, क्रोनिक माइक्रोबियल नहीं यार, रूमेटॉइड आर्थराइटिस माइक्रोबियल नहीं है, लेकिन ऑटो इम्यूनिटी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आता है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर के साथ आता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा, कोई पस नहीं बढ़ेगा, इन्फ्लामेटरी साइनोवाइटिस होंगे, इन्फ्लामेशन प्रोग्रेस टू डिस्टर्ब द आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड एनकाइलोसिंग ऑफ द ज्वाइंट होते हैं। इसीलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉक्स इनहिबिटर इसमें चलता है, या सबसे पहले आइबुप्रोफेन से स्टार्ट किया जाता है इन सब में। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं एस्बेस्टोस एक्सपोजर हो गया किसी को, तो इसके साथ कौन मैलिग्नेंसी जुड़ा हुआ है, मोस्ट स्पेसिफिक जो है मेसोथेलियोमा, मोस्ट कॉमन जो होते हैं लंग कैंसर होते हैं, मोस्ट कॉमन लंग कैंसर, मोस्ट स्पेसिफिक मेसोथेलियोमा होता है। ठीक है, मेसोथेलियोमा एस्बेस्टोसिस जो होते हैं टाइप ऑफ न्यूमोकोनियोसिस होते हैं, दैट अकर्स आफ्टर 5 से 10 साल एक्सपोजर ऑफ एस्बेस्टस। एस्बेस्टस मतलब वही छत जिससे बनता है, नहीं होते हैं छत, मतलब वो जैसे कि छोटा सा अपना घर बनाए कोई व्यक्ति, तो इसमें छप्पर के रूप में ऐसे ऐसे करने वाला एक आता होगा, आप देखे होंगे। ठीक है, तो वही इसी को एस्बेस्टस की छतरी बोलते हैं। ये 2 वैरायटी के साथ आते हैं, सर्पेंटाइन और एम्फीबोल तरह के होते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एस्बेस्टोसिस जो होते हैं सर्पेंटाइन और एम्फीबोल वाले होते हैं, ये बेसल पार्ट ऑफ द लंग को करता है। डिफ्यूज पेरीब्रोंकियल फाइब्रोसिस होता है एस्बेस्टोसिस रिलेटेड टू डिजीज जैसे कि मेसोथेलियोमा, लंग कैंसर, मोस्ट स्पेसिफिक मेसोथेलियोमा, मोस्ट कैंसर, लंग कैंसर, डिफ्यूज प्लूरल फाइब्रोसिस और प्लूरल इफ्यूजन के साथ आता है। ठीक है, सर्पेंटाइन और एम्फीबोल 2 तरह के होते हैं जी। 45 नंबर क्वेश्चन पूरा चलेगा, कुछ रुकना ही नहीं है, रुकने का नाम नहीं है दोस्त, आगे चलना होगा। 8 साल के बच्चा जो है प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस के साथ आ रहा है और वॉकिंग डिफिकल्टी, अरे यार 8 साल प्रोग्रेसिव धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। एग्जामिनेशन में सूडो हाइपरट्रोफी ऑफ यहीं तो पकड़ा गया यार, ठीक ना, सूडो हाइपरट्रोफी ऑफ द मसल, काफ मसल बन रहा है। ठीक ना, इनको इन्वर्टेड सैंपन बॉटल भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग दिस कंडीशन, एबनॉर्मल कोलाजन एब्स्टेन, ये आंसर है, एब्सेंट डिस्ट्रोफिन। ठीक है, ये DMD है, समझ में तो आ रहा होगा ना ये कौन सा डिजीज है कि नहीं। डायग्नोसिस इसका क्या बना, DMD, डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी जी, तो साफ दिख रहा है, अगर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे याद होगा, है ना। इसमें बताइए कौन सा होता है जिसमें बच्चे जो हैं पहले ज़मीन को पकड़ते हैं। अच्छा, इसमें प्रॉक्सिमल मसल की डिस्टल मसल,
कौन से इन्वॉल्व होते हैं, आप एक बार सोच के देखें। इसके थाई के मसल खराब है तभी तो नहीं उठ पा रहा है, ठीक है। एक खास तरह से ये उठता है, आपको पता होगा उसको हम क्या बोलते हैं, है कि नहीं, उसको कमेंट करके बताइए इस साइन को क्या बोलते हैं जो कि उठने से रिलेटेड है कि नहीं। अच्छा, अब्सेंट इसमें क्या होता है, डिस्ट्रोफिन का अब्सेंट रहता है जिसके कारण ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होते हैं इसमें, ठीक है। ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो रहता है अब्सेंट, म्यूटेशन ऑफ द डिस्ट्रोफिन जीन म्यूटेशन के कारण होते हैं। इसमें क्या होता है, मसल वीकनेस के साथ साथ वॉकिंग डिफिकल्टी होती है और काफ मसल का बहुत ज़्यादा यूज हुआ, मतलब अगर व्यक्ति का लेग देखें तो ऐसे दिखेगा, पतला, थाई बहुत पतला क्योंकि प्रॉक्सिमल मसल का दिक्कत है, और ये फिर नी, और ये फिर इतना मोटा काफ मसल, और फिर पतले से लेग हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, शैम्पन इन्वर्टेड सैंपल बोतल, शैम्पेन बोतल साइन। यूरिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे आपको एक चाइल्ड का बच्चा दिख रहा है, चाइल्ड दिख रहा है, हेमाचूरिया और आरबीसी कास्ट दिख रहे हैं यूरिन में। अच्छा, ठीक है, ठीक है। प्रोबेबल काउज क्या होगा, आपको समझ में आ गया। हेमाचूरिया, आरबीसी कास्ट, कोला कलर यूरिन के साथ सब जा रहा है कहाँ, पीएचजीएन की तरफ। सिंपल है, रिपीट हो रहा है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। इसमें सबको पता है कि ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई का पहले तो प्रीवियस में 10 से 2 वीक पहले कुछ तो इन्फेक्शन होगा जी, ठीक है। और इसमें फिर ग्रॉस हेमेचूरिया के साथ ईडीमा, हाइपरटेंशन और रेनल इंसफिशिएंसी लेकर के आएगा, ठीक है। ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम का डायग्नोसिस होता है, नॉट नेफ्रोटिक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेमोलाइटिक अनीमिया का क्या फीचर होता है, ऑल द ऑप्शन गिवन बिलो, पहले देख तो लो। न्यूट्रोपेनिया, न्यूट्रोपेनिया क्यों भैया, न्यूट्रोपेनिया आपको क्यों लग रहा है, न्यूट्रोपेनिया होता है क्या हेमोलाइटिक एनीमिया में। ओके, चलते हैं आगे, हमको समझ में नहीं आया। रेटिकुलोसाइटोपेनिया बोल रहा है कि रेटिकुलोसाइट भी कम हो जाएगा, ना ना ना, रेटिकुलोसाइट नहीं कम होगा जी। डिक्रीज हेप्टोग्लोबिन, हाँ, जब आरबीसी टूटते हैं तो हेप्टोग्लोबिन से तो बनते हैं, ये आंसर होगा, ऑल ऑफ द गिवन नहीं होगा, ठीक है। डिटेक्टेड डिक्रीज हेप्टोग्लोबिन क्यों, क्योंकि इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस जब हो रहा है, ठीक है ना, तो फ्री हीमोग्लोबिन जो रहेंगे वो निकलेंगे। फ्री हीमोग्लोबिन जैसे ही निकलेगा वो सेल बाउंड कर लेगा, हेप्टोग्लोबिन उसको बाउंड कर लेगा, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स बना लेगा जो कि रैपिडली क्लियर्ड हो जाएगा बाय फैजोसाइट्स। लेकिन एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस जब होता है तो सम हीमोग्लोबिन एस्केप फ्रॉम द फैजोसाइट्स एंड लीड टू वेरिएबल डिक्रीज इन द प्लाज्मा हेप्टोग्लोबिलिन, ठीक है ना। प्लाज्मा हेप्टोग्लोबिलिन क्यों कम गया, सबको पता है, क्योंकि ये जाकर के हीमोग्लोबिन जो टूटता है, निकलता है, वो जाकर हेप्टोग्लोबिन से बंध जाता है और इसको क्लियर कर दिया जाता है, तो ओवरऑल हेप्टोग्लोबिन की जो लेवल है वो कम हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन क्या होगा सिकल सेल एनीमिया, म्यूकल से देखिए 6th प्लेस पे पहले जो थे क्या थे, ग्लूटामेट थे। ग्लूटामेट को बोला भाई मेट तुम घर के बाहर जाओ, मुझे वैलेंटाइन मनाना है, ठीक है, तो वैलिन, समझ में आ रहे होंगे। ग्लूटामेट, मेट को करो बाहर, ठीक है, अपने रूममेट को करो बाहर क्योंकि तुम्हें वैलेंटाइन मनाना है। ग्लूटा, देखिए ये शब्द को पढ़ें, ये देखिए छोटा छोटा चीज़ जो है फंसा देता है। आपको पता तो है ही कि ग्लूटामेट और वैलिन ही है, लेकिन ग्लूटामेट वाई वैलिन का मतलब होता है वैलिन बाद में आएगा, बाई ग्लूटामेट का मतलब पहले आएगा, ना ना ना, ग्लूटामेट बाई वैलिन है 6th पोजीशन। इसको देखें, अरे ये तो दोनों सेम ही ऑप्शन हो गया, ए और सी दोनों ऑप्शन सेम ही हो गया, ये हमारे या ये हमारे, ठीक है, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, ए ऑप्शन सेम ही ऑप्शन हो गया ये। ग्लूटामेट जो होते हैं 6th पोजीशन पे बदल जाएंगे वैलिन से, तो सिकल सेल एनीमिया हो गया जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, मैं पूछूंगा, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट म्यूटेशन के कारण होते हैं, ठीक है। इसमें पूछा जाता है कौन सा म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन, कौन सा म्यूटेशन होगा, ठीक है। इसमें बीटा ग्लोबुलिन 6th पोजीशन पे हो गया। रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूटामिन जो होते हैं वैलिन से बदल जाते हैं, इसके कारण फॉर्मेशन ऑफ सिकल सेल ब्लड सेल बनते हैं जो कि पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन के रूप में दिखते हैं, यानी कि HbS मिलता है। HbS मॉलिक्यूलर जो होते हैं, इसको काम है कि जब भी ऑक्सीजन कम हो, ठीक है ना, स्टैक के रूप में ये पॉलीमर बना देता है, सिकल सेल बना देना है, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। टैम हॉर्सफॉल म्यूकोप्रोटीन मेजर कंपोनेंट कहाँ होता है, सबको पता है, जब कास्ट बनते हैं नॉर्मल भी किसी व्यक्ति में जब यूरिन कास्ट बनते हैं तो इसी का बना हुआ रहता है। ये हम लोग ऐसा पढ़ते हैं तो रेनल कास्ट इसका आंसर हो गया, है कि नहीं। रेनल कास्ट जो होते हैं टैम हॉर्समैन प्रोटीन से बनते हैं जिसको कि यूरो मॉड्यूलिन बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रोटीन प्रेजेंट इन द यूरिन एंड प्रोड्यूस इन द थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में मिलता है, ठीक है। ये मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द, ये हमको बता रहे थे, नॉर्मली भी सभी व्यक्ति में ये निकलता है, नॉर्मल ह्यूमन यूरिन में भी। दे फॉर्म द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ ऑल द रेनल कास्ट। इनेट इम्यूनिटी ऑफ द
किडनी में ये बहुत मदद करता है इनेट इम्यूनिटी में। कास्ट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये रेनल ट्यूब्यूल है, रेनल ट्यूब्यूल में बहुत सारे प्रोटीन आके डिपॉजिट हो जाते हैं ना, मान लीजिए इतना डिपॉजिट प्रोटीन हो गया, ठीक है, तो एक साथ पूरे जो रहते हैं, जैसे मान लीजिए कास्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि सांप का खोल कैसे होता है, सांप अपने केचुए छोड़ देता है, तो वैसे ही किडनी भी अपने जो इसके ऐसे बने होंगे ना, डिपॉजिट होगी कुछ दिन में, ये पूरा ही एक बाइक से निकल जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कास्ट। अब बताइए इसमें अगर बहुत सारे माइक्रोबैक्टीरिया, बहुत सारे चीज़ ना ट्रैप हुए होंगे, तो एक तरह का क्या हुआ, इनेट इम्यूनिटी भी अपने को दे रहा है ना, एज ए सिक्योरिटी करके, है कि नहीं। ये बताइए आरएस सेल, इसमें मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं। अब क्वेश्चन जो है ना इजी सब एकदम ऑलमोस्ट रिपीट हो रहा है। मॉड सेल नहीं, मॉड सेल तो में देखने को मिला था यार, है कि नहीं। रीड स्टर्नबर्ग सेल जो होते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, पैथोक में हॉजकिंस लिम्फोमा में देखने को मिलते हैं। आरएस सेल जो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड बाई लोब्ड न्यूक्लियस होता है, प्रोमिनेंट ईओसिनोफिलिक, सबको पता है, हम लोग पढ़े हुए हैं। फैगट सेल कहाँ मिलते हैं, फैगट सेल जो रहते हैं मल्टीपल और रॉड्स के रूप में मिलते हैं, कहाँ AML M3 में आपको मिलेगा, ठीक ना, और रॉड्स। और मान लीजिए ये फैगट सेल है, इसमें बहुत सारे और रॉड्स के रूप में आपको मिलेंगे, ये AML M3 को दर्शाता है। मॉड सेल सबको प्लाज्मा है, सबको में मिलता है, ठीक ना। मॉड सेल जो रहते हैं, मॉड सेल में मल्टीपल माइलिनोमा में देखने को मिलता है। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन कंटेनिंग इम्यूनो ग्लोबुलिन जो रहते हैं रसल सेल्स, यानी कि मॉड सेल के अंदर जो रहते हैं रसल सेल रहते हैं, ठीक ना। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल माइलिनोमा, मैं पहले ही बोला। सेगरी लुशर्स जो बॉडी रहते हैं, सेल्स रहते हैं, वो कहाँ अपने को दिखने को मिलता है, माइकोसिस फंगोइडिसिस और जर्नी सिंड्रोम में, दो जगह अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अपने को 4 बॉडी, चारों के नाम बताइए। फैगट सेल कहाँ मिले आपको, फैगट सेल का मतलब क्या हो गया, AML M3 और रॉड्स के साथ, रीड स्टर्नबर्ग हॉजकिंस लिम्फोमा, मॉड सेल मल्टीपल माइलिनोमा जो कि रसल्स बॉडी को रखता है, सेजरी लुशर बॉडी सेल्स जो रहते हैं माइकोसिस फंगोइडिस और सेजरी सिंड्रोम में रहते हैं, ठीक है। शब्दों पे नहीं जाए, शब्दों को नहीं पकड़े, ठीक है, आपको पकड़ना क्या है, टर्म, उच्चारण को छोड़े, ठीक है। 40 साल की एक फीमेल आई है मेरे पास, ओके, प्रेजेंट विद फ्रिक्वेंट हेडेक। अच्छा क्यों फ्रिक्वेंट हेडेक, मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में चल रहा है माइग्रेन चल रहा है ना, मेरे दिमाग में चल रहा है क्या हो सकता है कि मेनिंजियोमा की तरफ जा रहा होगा, है कि नहीं। भाई हमको क्या ड्यूरल टिल साइन मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन रिलीव क्या बता रहा है कि इसको इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, क्यों भाई, और प्रेजेंस ऑफ ड्यूरल बेस्ड ट्यूमर, समझ में आ गया, यानी कि ये इनडायरेक्टली ड्यूरल टेल साइन ही दे रहा है, ठीक ना। और अगर ये यहीं पे कहीं एक इसका मान लीजिए CT वगैरह करवा लेंगे तो ये मिल जाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ ड्यूरल बेस्ड अब कितना बताएगा आपको आंसर, है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, ये मेनिंजियोमा हो गया, डायग्नोसिस क्या बन गया इसका, मेनिंजियोमा का डायग्नोसिस बन गया है, ठीक है। तो मेनिंजियोमा में क्या होता है सबको पता है, सैमोमा बॉडी रहते हैं, है कि नहीं। सैमोमा बॉडी जो रहता है होल्डिंग ऑफ द ट्यूमर सेल ऐसे करके बनते हैं ना, हॉल्ड क्या होता है, फूलों में हॉल्ड होते हैं, पढ़े हैं हम लोग, है कि नहीं। मेनिंजियोमास आर बिनाइन ट्यूमर ऑफ द एडल्ट है, ये ड्यूरा से अटैच रहते हैं, ठीक ना, फ्रॉम द मेजोथेलियल ऑरिजिन ऑफ द एरेकेनोइड, ठीक है ना, मेजोथेलियल सेल्स ऑफ द एरेकेनोइड में रहते हैं। मोस्ट कॉमन साइटोजेनिक एबनॉर्मलिटी क्या आता है अपने को, सैमोमा बॉडी में मोस्ट कॉमन साइटोजेनिक एबनॉर्मलिटी क्या देखने को मिलता है, 22 का क्रोमोसोम नंबर 22 पे लॉस हो जाता है। ये जो लीजन्स होते हैं सैमोमा बॉडी रखते हैं, सैमोमा बॉडी के लिए, एंड होल्डिंग ऑफ द ट्यूमर इन द हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन में आपको दिखेंगे। व्हेन प्रेजेंट इन मल्टीपल्स, बहुत जगह रहता है ना, द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 2 शुड बी कंसिडर्ड, ओके। मेनिंजियोमा के साथ आपको NF2 का एसोसिएशन सोचना ही सोचना है, ठीक है। आज के बाद जब भी मेनिंजियोमा आएगा, NF2 आएगा, ठीक है, सुलेमोआ बॉडी आएगा। मेनिंजियोमा ऑफन एक्सप्रेस प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर, इधर आइए, देख रहे हैं क्यों, तो जब प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर है इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी में ये रैपिडली बढ़ेगा, है कि नहीं, और लेडी को ही होगा, प्रेग्नेंट लेडी, हेडेक, समझ रहे हैं। अब बताइए ये लेडी को फीमेल फ्रिक्वेंट हेडेक क्यों हो रहा होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये फ्रिक्वेंट हेडेक का मतलब ये साइकिल के, जब साइकिल के इधर तो एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन वाले पार्ट में, यानी कि 14 ओव्यूलेशंस के बाद आगे बढ़ते होगी प्रोजेस्टेरॉन इस पे काम करता होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर रहता है, हेडेक बढ़ता होगा, ड्यूरा बढ़ता होगा, एक्सपैंड करता होगा, ठीक है, और प्रेगनेंसी में जाएगी तो और ज़्यादा बढ़ेगा। एपोप्टोटिक बॉडी जो रहते हैं वो क्या होते हैं, एपोप्टोटिक बॉडी में क्या रहता है, एपोप्टोटिक बॉडी में ऑर्गेनिल्स रहते हैं, उसके साइटोप्लाज्म रहते हैं और इंट्रा न्यूक्लियर भी रहते हैं, ठीक ना, साइटोप्लाज्मिक दोनों रहता है, ये आंसर होगा। इंट्रा न्यूक्लियर भी रहता है दोस्तों, ये नहीं सिर्फ साइटोप्लाज्मिक नहीं चलेगा, ऑप्शन C इज करेक्ट।
ठीक है। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट के लिए देख के तो लग गया ना ये क्या है, ये इसको बच्चे लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज वाला क्या वैक्यूटेनर। ठीक है ना, ग्लूकोज वाला वैक्यूटेनर में क्या रहता है, सोडियम फ्लोराइड रहता है। कौन से एंजाइम को इनहिबिट करता है, इनोलेज को, जिसके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाते हैं और ग्लूकोज का अच्छे से स्टिमेशन हो पाता है जी। ठीक है, खत्म कहानी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। देखिए एक लेडी है, लेडी जो है सभी को अपने बच्चे को बीमारी दी, लेकिन ये मेल बच्चा है आगे नहीं प्रोपोगेट कर पा रहा, लेकिन लेडी सबको फिर दे रही हैं। ये तो बहुत सिंपल सा हो गया, क्या माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज। इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना अपने को। 55 नंबर क्वेश्चन अब बहुत तेज़ी से खत्म होगा। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी लेने वाली ओल्ड औरत आई हैं जिनको निमोनिया वगैरह कफ वगैरह फीवर हो गया है। अच्छा जी, और बैसोफिलिक इंक्लूजन हो गए हैं। ओके, और ये अपने को आंख दिखा रही है किसके जैसा, ऑल के जैसा। बोलना है कि ऑप्शन खोजना है। CMB हो गया आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिक्रीज इन एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन में तो सबको पता है, फेरेटिन नहीं, एप्सिडिन नहीं, CRP तो बढ़ा हुआ रहता है, एल्बुमिन हो गया, एल्बुमिन घट जाते हैं। देखिए आप समझिए, लीवर में दो ही काम हो सकता है, या तो लीवर एल्बुमिन बनाता है, ग्लोबुलिन बनाता है ना। अच्छा, मैं ये पूछता हूँ कि अगर लीवर पे जोर पड़ेगा तो क्या अपने आप को पहले बचाएगा, मतलब इडीमा से, इसीलिए एल्बुमिन बनाता रहेगा, कि स्विच कर देगा अपने आप को ग्लोबुलिन सिंथेसिस पे, और जब ग्लोबुलिन का सिंथेसिस होगा है तो एल्बुमिन अपने आप घट जाएगा। मतलब अगर लीवर पे या ओवरऑल इन्फ्लामेशन अगर हो रहा है तो लीवर ने अपने एल्बुमिन को बनाना बंद करके स्विच पूरा कर दिया ग्लोबुलिन पे, और ग्लोबुलिन को ज़्यादा बनाने लगा है ना, तो इसीलिए एल्बुमिन घट जाता है, सिंपल। उसको डर्मेटाइटिस हर्पेटिक फॉर्मिस, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। डर्मेटाइटिस हर्पेटिक फॉर्मिस जो होते हैं ये इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी किससे जुड़ा हुआ है, सीलियक डिजीज से जुड़ा हुआ है जी। इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है, बहुत कॉमन एसोसिएशन है। मोस्ट इफेक्टिव इंजाइम इन एक्यूट इन्फ्लामेशन के लिए सबका बाप कौन, NADPH ऑक्सीडेज, सबको पता है ना, NADPH का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, आगे इसमें दिमाग नहीं लगाने वाला, इजी क्वेश्चन है। अब बहुत सारा रिपीट क्वेश्न होगा। 45 ईयर का लड़का है, मेल आया है, वीकनेस ऑफ द फटीग लेकर के कंप्लेन। अच्छा, क्या दिक्कत है भैया, थका रहता, थका सुनते ही मेरे दिमाग में इतना जाने क्यों है ना, अनीमिया, कैंसर, ये सब चलने लगता है। ओल्ड एज भी तो है 45। लैब इन्वेस्टिगेशन से आपको लो हीमोग्लोबिन, लो रेटिक काउंट। अच्छा, हीमोग्लोबिन भी कम और रेटिक भी नहीं बन पा रहा है। रेटिक भी नहीं बन पा रहा का मतलब खुराक ही कम है इसका। ठीक है, WBC और जब प्लेटलेट काउंट किए तो वो सब तो नॉर्मल था। अच्छा, तो सिर्फ दिक्कत क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन बनने में। अच्छा, सेलेक्टिव डिक्रीज इन द एरिथ्रोइड प्रीकर्सर, ये शब्द दे दोगे तो हम प्योर सेल रेड अप्लेजिया ही ना मारेंगे भाई। जब एक ही चीज़ का कमी बताओगे तो वही वाला मारेंगे आंसर हम। अगला क्या है, क्लेफ्ट लिप ऑफ क्लेफ्ट पैलेट के साथ आया है मेंटल रिटार्डेशन है। क्लेफ्ट लिप ऑफ क्लेफ्ट पैलेट जो है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन किसके साथ दिखाता है, पटाउ सिंड्रोम के। यस, पटाउ सिंड्रोम। ठीक है जी, पटाउ सिंड्रोम समझ में आ गया है ना। प्रेडर-विली नहीं, प्रेडर-विली में पैटर्नल माइक्रो डिलीजन देता। डाउन सिंड्रोम के साथ समझ में आ रहा है अपने आप को, है ना। 21, 18 है कि नहीं, 13 इसके साथ रहता है। आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इसमें क्या रहता है, 50 साल की औरत आई है। अच्छा, ये क्वेश्चन बना ना हम लोग का, आयरन डिफिशिएंसी, नहीं, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया नहीं होगा ना इसमें, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक ही चीज़ का कमी था। यस, और क्वेश्चन आएंगे एक आयरन डिफिशिएंसी वाला, ठीक ना, वही मेरे याद था। आ जाइए, 50 साल की औरत आई है वो सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी लेकर के। ओके, ग्रेनुलोमेटस नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लामेशन, ये तो मुझे टीबी की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, टीबी में क्या होता है, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होता है, सबको पता है डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। यस, ये तो नहीं होने वाला दोस्त। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन में इंक्रीज कैल्शियम लेवल, ना, डिस्ट्रोफिक कैल्शियम, देखिए डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन में जो रहता है नॉर्मल कैल्शियम रहता है, मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में जो रहता है इंक्रीज कैल्शियम रहता है कि नहीं। मोस्ट कॉमन एनीमिया 65 ईयर, ये इसी की मैं बात कर रहा था। 65 ईयर ओल्ड व्यक्ति है, कुछ नहीं ऐसा दिया गया है, तो ना चाहते हुए इनमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया ही होगा। बहुत लोग एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, क्यों, हर बूढ़ा व्यक्ति बीमार थोड़ी ना होता है यार, है कि नहीं। ट्यूमर मार्कर ऑफ कार्सिनोइड ट्यूमर, ये बोलने की जरूरत नहीं है। 5-HIA5 हाइड्रोइंडोल एसिटिक एसिड होगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं 64 नंबर के साथ। एक ओल्ड पेशेंट मेरा आ रहा है, एब्डोमिनल पेन, ज्वाइंट पेन, पेबल प्यूपर, यूरिन एनालिसिस, मार खाओगे अगर गलती होगा तो। HSP हेनोक्सोलिंग परप्यूरा के साथ आएंगे, ठीक ना।
ऐसा वाला फीचर दे रहा है ना, ज्वाइंट पेन, पैल्पेब्रल प्यूरेज, आईजीए वेस्कुलैरिटी सेंसर हो गया, सिंपल। हेक्सा न्यूक्लियोटाइड रिपीट है नहीं, हचिंगटन्स तो क्या था, हचिंगटन्स में क्या होता है, हंट करने वाले जो रहते हैं वो कैची में पकड़ लेते हैं, केज में पकड़ लेते हैं जी, टाई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स होते हैं। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी अलग है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है कि नहीं, दूसरा हो गया। और फ्रंटो न्यूक्लियर, यस 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 यस, यही आंसर हो गया ना इसका, ठीक ना। फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया जो होता है हेक्सा न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स के साथ आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 35 ईयर का टेस्टिकुलर मास लेकर के आ रहा है, ओ हो इतना क्लीन कटा हुआ अगर है तो सेमिनोमा के अलावा मेरे पास कुछ मार्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सॉलिड कंपोनेंट है जी। आगे चलते हैं, 67 नंबर क्या बोल रहा है, अल्कोहलिक पेशेंट था, बहुत दिन से पिया है दारू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जब पिए है दारू तो हिस्ट्री आ रहा है कि एक्सपीरियंसिंग मल्टीपल सिमिलर एपिसोड में ही पास हुआ कि एमाइलेज बढ़ा हुआ है, सब बता रहा है। डायग्नोसिस किसकी तरफ, पैनक्रेटाइटिस, वो भी क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस की तरफ, क्योंकि पैनक्रेटाइटिस जो है आपस में क्या है, एक तरह का फैटी चीज़ें हैं, तो ये फैट नेक्रोसिस में जाएगा, सिंपल। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी, इरिवर्सिबल इंजरी के हैं, एक्सेप्ट पूछ रहा है, पाइक्नोटिक न्यूक्लियस टूट रहा है, ब्लेव फॉर्मेशन, नहीं ब्लेव फॉर्मेशन तो अभी खाली मुंह ही फुलाया है ना, ये तो रिवर्सिबल हो सकता है, जो मुंह फुलाए हैं उन्हें मनाया जा सकता है। मजाक कर दियो यार, कैरियोलाइसिस जो रहते हैं वो तो एकदम लास्ट है, ठीक है ना। कैरियोलाइसिस तब टूट ही गए तब आपके जेनेटिक मटेरियल, तब क्या रो रहे हैं। डेंसिटीज इन द माइटोकॉन्ड्रिया, आ रहा उस पर भी क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है। 69 नंबर क्या बोल रहा है कि 52 ईयर ओल्ड के मेल पेशेंट हैं, रिस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही थी उन्हें, ओके, बायोप्सी ने नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा बता दिया है विथ स्टेरॉइड बॉडी, तो काम खत्म हो गया, इसमें बताने की भी जरूरत नहीं है, क्या सार्कोइडोसिस है कि नहीं। बोन मैरो पे अगर आपको बायोप्सी में आपको नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा, दो ही चीज़ तो है, स्टेरॉइड बॉडी, खत्म। मीडिएटर्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कौन होगा, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के लिए नहीं, ये तो बुखार लगने के लिए ये सब, उसके लिए टीजीएफ बीटा क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का मीडिएटर है, यस, टीएनएफ अल्फा नहीं, ठीक ना। अच्छा, उसके साथ क्या हो गया, रिएक्शन, एक व्यक्ति को क्या बोला, पेनिसिलिन की डोज दी गई, उसके कारण हेमोलाइटिक अनीमिया हुआ, तो बताइए कौन होगा, कितने दिन में। ये बेसिकली एंटीबॉडी मीडिएटेड होगा ना, एंटीबॉडी मीडिएटेड होगा, साइटोटॉक्सिक होगा ना, नहीं साइटोटॉक्सिक नहीं होगा, एंटीबॉडी मीडिएटेड होगा, ये टाइप 2 होगा, ठीक है। किसी को भी पेनिसिलिन देने के बाद कुछ दिन बाद अगर हीमोलाइटिक हो गया, अनीमिया नहीं, क्या था, ACID, ठीक है, एंटीबॉडी एंटीजन ACID, सी से क्या हो, साइटोटॉक्सिक ही तो, ये साइटोटॉक्सिक ही होता है, लेकिन तुरंत वाला, डिलेड नहीं, ठीक है। पेशेंट लेप्रोसी का आया मेरे पास, नंबनेस ऑफ स्किन लेकर के, ओके, मतलब ये बेसिकली क्या बता रहा है, हाइपो एनेस्थेसिया की बात कर रही है, हाइपोस्थेसिया हो गया इस व्यक्ति को, छूने पे वहाँ नहीं पता चल रहा है, ठीक है ना। मसल हैड नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा, नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा, मुझे ये सब कहाँ लग रहा है, लेप्रा 1 लग रहा है, नहीं लेप्रा 1 ही है बेसिकली, या यूँ बोले लेप्रोसी जो रहता है क्या होता है, डिलेड टाइप रिएक्शन है ना, डिलेड टाइप का मतलब क्या होता है, टाइप 4 होता है, और क्या, सिंपल एज दैट, ठीक है। एमेलॉइड एसोसिएटेड विद द हीमोडायलिसिस, मैंने कैसे याद किया, हीमोडायलिसिस में 2 किडनी रहते हैं, ठीक ना, तो A-beta 2 आंसर होगा, A-beta नहीं होगा, A-beta 2 होगा, क्योंकि 2 किडनी। पूछता भी है कि बताइए इसका A-beta 2 जो रहता है, प्रोग्नोस्टिक मार्कर भी एक तरह का रहता है, ठीक ना, बैड प्रोग्नोसिस को बताता है अगर ये ज़्यादा बढ़ गया तो, ठीक है। कैल्सीटोनिन जो रहता है ट्यूमर मार्कर है, कैल्सीटोनिन इज ए ट्यूमर मार्कर ऑफ, सबको पता है, मेडुलरी कैंसर का, ठीक नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया, इजी क्वेश्चन है। बोथ पेरेंट्स सफरिंग फ्रॉम बीटा थैलेसेमिया से बच्चे हैं, उनके बच्चे जो होंगे थैलेसेमिया मेजर के होंगे, तो कितना % होगा, सबको पता है 25% के साथ आते हैं, सिंपल। 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक फटीग पैलर रूटीन इन्वेस्टिगेशन करने पे आपको हीमोग्लोबिन कम दिख रहा है, ओके, MC भी यानी कि माइक्रोसाइटिक रेंज में आ रहा है, ठीक ना, ठीक है, और MCH भी कम है, पेंसिल सेल दिख रहे हैं, पेरिफेरल सेल में क्या डायग्नोसिस बन गया मेरा, तो बहुत सिंपल सा चीज़ था ये, बेसिकली डायग्नोसिस बन गया माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया, आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया, सिंपल, ठीक है। आगे चलते हैं, क्योंकि उसको और कुछ है नहीं इसमें बहुत सारा देखने के लिए, बहुत सिंपल सा चीज़ लेकर के आया है ये। 50 साल का आदमी आया, ऑस्टियोब्लास्टिक ऑस्टियोलाइटिक, लाइटिक सुनते ही मेरे दिमाग में क्या कर रहा है, MM, रेनल, RCC, ये सब चलना चालू हो गया। हाई ग्लोबुलिन लेवल, ठीक है, M स्पाइक, अब क्या चिल्ला के क्या बताएगा, M स्पाइक मतलब क्या, सिंपल MG हो गया, MM मल्टीपल माइलोमा का केस है। रूल आउट
करें या पकड़ लें, दो ही चीज़ कर सकते हैं। पेशेंट को स्किन रैश हो गया, हेमाचूरिया, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, सी अंक का, CW, सी अंक का मतलब क्या होता है, CW। मैंने कैसे याद किया था, सी अंक का होता है वेजिनर, CW के थ्रू, ठीक ना। वेजिनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस, खत्म कहानी। आगे चलते हैं 79 नंबर। चाइल्ड जो है तो हेमाचूरिया, RBC कास्ट, इडीमा। देखिए ध्यान से, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। RBC कास्ट, हेमाचूरिया, कोला कलर यूरिन, PAGN, खत्म। ये कितना आसान है। हिस्ट्री ऑफ टॉन्सिलाइटिस दे रहा है, बार बार उस बच्चे को टॉन्सिलाइटिस का हिस्ट्री आ रहा है। उसको कुछ दिन बाद जो है हेमाचूरिया हुआ, डियरेंज रेनल सेल हो गए, ठीक है। तो आपको बताना, ये बेसिकली PAGN का ही केस है। स्टेप्ड, ये क्या होगा, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक अनीमिया, जो हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस के कारण इन्फेक्शन होगा, उसके कारण दिक्कत हो रहा है। अच्छा, डिलेड हीलिंग किसमें होता है, Fe की कमी, Mn की कमी, M या जिंक या विटामिन C, या हो सकता है डायबिटीज़ मिलाइटस, उसके लिए एक सर्च कर लें, ठीक ना। डिलेड हीलिंग हो दोस्त, डायबिटीज़ मिलाइटस नहीं सोचना पाप हो जाता है, याद रखें, ठीक है। ये सोचना ही है, कोलाजिन के डिसऑर्डर सोचना है आपको, ठीक ना। जिंक सोचना है, मैट्रिक्स मेटोप्रोटीन वगैरह को एसेस कर सकते हैं आप। फीमेल ब्रेस्ट कैंसर, इंडियन फाइल पैटर्न तो समझ में आ ही रहा है, ठीक ना। कौन, लॉबुलर कैंसर, सिंपल, लॉबुलर जो रहता है। देखिए इंडियन फाइल रहते हैं, क्या बोलते हैं, इंडियन फाइल जो रहती हैं टेबल पे रखी रहती हैं दोस्त, ठीक ना। और जो काम करने वाले लोग रहते हैं वो लॉबी में टहलते रहते हैं, याद रखें। इंडियन फाइल धीरे धीरे बढ़ती रहती है और ये सब सिर्फ लॉबी में टहलते रहते हैं, लॉबुलर कैंसर। याद करने की ट्रिक है, दिल पे नहीं लेना है। प्राइमरी फ्यूजन लिम्फोमा जो रहता है किसके कारण होता है, सबको पता है, यस, HHV-8 के कारण होता है, ठीक है ना। कापोवी वाले में, कापोसी वाले लेवल का यही है, ठीक है। इसमें और भी बहुत डिजीज़ है, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। फेरोपोर्टिन क्या करता है, फेरोपोर्टिन इनहिबिट करता है किसको, फेरोपोर्टिन इज इनहिबिटेड बाय इंटरल्यूकिन 6, ठीक है। ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के पैथोजेनेसिस में पूरा अच्छे से दिया होगा आपकी कॉपी में, इसको देखें एक बार, ठीक है। चलें आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलेड हीलिंग आफ्टर माइनर सर्जरी, किसकी कमी, अभी मैंने बताया ना, विटामिन C की कमी होती है, ठीक है। तो ये इतना खत्म हो गया दोस्तों, ज़्यादा नहीं, 85 ही क्वेश्चन था, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट FMG क्वेश्चंस ऑफ पैथोलॉजी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में और शानदार क्वेश्चंस के साथ मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है। अपना ख्याल रखें, ठीक है। और हम लोग इस बीच जो है हम लोग का 31 तक का मार्च का टारगेट क्या क्या मैंने पहले भी बताया है, अपने पोस्ट में डाला था, ठीक है, देख लीजिए एक बार। सर्जरी, OGX, PSM, ठीक है जी, पैथो और सबका बाप जो है, ये पांचों द बिग 5 के सभी PYQs में क्या क्या आएंगे, FMG से स्टार्ट मैंने इसीलिए क्योंकि इजी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब नीट PG के मैं क्वेश्चन डालना चालू करूँगा, ठीक है। फिर INS सेट के क्वेश्चन डालूंगा, मैंने ग्रेजुअल इंक्रीज होगा, पहले एक सीढ़ी FMG से थोड़ा सा हार्ड नीट पे, फिर थोड़ा सा अपना ऊंचा मल्टीफैक्टोरियल वाला INS सेट से, ठीक है। और इन सब के साथ मैं पुराना क्वेश्चन 2014 से 2018 वाला भी करूँगा, एम्स का, ठीक ना। और अगर बाद में कभी मौका मिला, अभी नहीं कर सकता हूँ मैं इस ना, ठीक ना। ये चार तो रहेगा, FMG, नीट, INS सेट और एम्स का 2014 से 18 वाला क्वेश्चन कर लूँगा, ठीक है ना। लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगा क्या, UPSC का मैं बाद में क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। UPSC में क्या है, सभी सब्जेक्ट एक साथ आते हैं। तो इतना रहते हैं आज के लिए, ठीक है। आगे वीडियो आते रहेंगे, अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक्स कर सकते हैं, कुछ और बातें करनी है तो कुछ कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।